वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जितने भी लोग सऊदी अरब में हैं, खलीजी ममालिक में हैं और इसके अलावा यूरोप और अमेरिका वाले भी आज वो मनाएंगे ईद, और इन सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और इस ईद पर आप सब लोग जो है वो जैसे जैसे जानवर तो कुर्बान करेंगे ही। मस्जिद नबवी में भी अभी हमने देखा खबर कि नमाज ईद उल अज़हा अदा कर दी गई है। मक्कतुल मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम में भी नमाज ईद अदा कर दी गई है। जानवर की कुर्बानी तो होगी आज, बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ अपनी नफ्स की कुर्बानी भी करनी जी, अपनी अना की कुर्बानी करनी है, अपने नफ्स की कुर्बानी करनी है, अपनी गलत ख्वाहिशात की कुर्बानी करनी है, अपनी तमाम तरह ऐसी बुरी आदतें जो कि हमारे अंदर हैं उन सब की भी कोशिश करेंगे कुर्बानी करनी है। और एक जुमला जो कि आज हेडलाइन में छपा हुआ है, कोट हुआ क्या है? शैतान तफरका चाहता है, मुसलमान मुत्तहिद रहें खुतबा हज। जी, ये बड़ा अहम जुमला है ये, बिल्कुल। अच्छा, शैतान तो तफरका चाहता ही है, लेकिन हमारी जो हरकतें थी ना वो भी बड़ी तफरका चाहने वाली थी। बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई तो हमने ही की है ना। शैतान तो वरगला के फिर जरा पीछे होके बैठ के देखता है सिर्फ कि करेगा क्या है इंसान। उसके बाद इंसान खुद उस रास्ते पर चल पड़ता है। तो ये मुसलमानों के मुत्तहिद रहने की जो बात है, जिसको इकबाल ने भी कहा था ना कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, तो वो एक होना ज़रूरी है। जब भी हम ज़माने में नज़र आएंगे कि हाँ हम मुसलमान हैं, हमारा कोई वजूद है और हम किसी काबिल हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ जो पॉजिटिव हुई पिछले कुछ अरसे में हमने उस पर बात की, वो यही थी कि कुछ ऐसे मुसलमान ममालिक थे जो बड़े अहम थे, जो मुस्लिम दुनिया में एक हैसियत और एक वैल्यू रखते हैं, और उनके दरमियान इस किस्म की खलीजें थीं, इस किस्म की रंजिशें चल रही थीं, बाकायदा तौर पर जंगों का सिलसिला हुआ। अब फाइनली वो जाके सिलसिला जो है ख़त्म हुआ और उन्होंने एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ, चलो बहुत पक्की दोस्ती यारी ना सही, कुछ ना कुछ आगाज़ ज़रूर हुआ, अच्छी बात है, कुछ इंगेजमेंट हुई है, डायलॉग, सलाम, दुआ का सिलसिला शुरू हुआ है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो इस साल की है मुस्लिम दुनिया के हवाले से, और इसको वेस्ट बड़ी गहरी नज़र से देख रहा है। वो कहते हैं ना, वेस्ट इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, तो वेस्ट इज़ कीपिंग एन आई ऑन देम कि सऊदी अरब, कतर, UAE, ईरान, ये वो ममालिक हैं जो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं लेकिन एक दूसरे से बड़े दूर थे। बिल्कुल, लेकिन अब देखते हैं कि हम कितने करीब आते हैं और हमारी जो कुर्बत है वो एक दूसरे के साथ कितनी होती है और दीन के साथ कितनी होती है। ये बड़ी अहम बात है। बहरहाल आप सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। जो जो जहाँ जहाँ हमें देख रहा है आपको भी ईद मुबारक। गोश्त भिजवा दीजिएगा, अच्छा, आज ही भिजवा दीजिएगा। अच्छा, गोश्त का मामला कुछ यूँ है कि छोड़ दे, रहने दे, ना भिजवाएं भाई, ऐसे मैंने तो कहा यूँ है, फलाना है, ये है, बंदा कहता है हाँ, ये थोड़ी मामला एक्चुअली दरअसल ये करने, इसका मतलब है वो कहानी आ रही है सामने। मैं तो नाजरीन को ये बताने लगी थी कि इस मरतबा बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने या तो पिछले साल कुर्बानी की और वो इस साल कुर्बानी का जानवर नहीं खरीद रहे, या हिस्से की तरफ जा रहे हैं, या वो सिरे से उस तरफ जा ही नहीं पा रहे। तो ये भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिएगा। किसमें? मुर्गी में, बिल्कुल बिल्कुल, मुर्गी में 4 हिस्से कर रहे हैं। बिल्कुल नाजरीन, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिएगा अगर इस साल भी आपकी टेबल पर टिक्के हों, बारबेक्यू हो, कलेजियाँ हो, तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा कीजिएगा। और ये जहन में रखिएगा कि कुर्बानी का मकसद ख़ास तौर पे गोश्त के हवाले से मेरी तो नाक़िस इल्म में यही है कि बांट दो, दे दो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं खा सकते गोश्त। आप यकीन करें वो ईद के लिए इंतज़ार करते हैं कि वो अपने बच्चों को गोश्त खिलाएं। ये बात तो दुरुस्त है, बिल्कुल हमें उन सब का ख्याल रखना चाहिए। तो बहरहाल हम सब का ख्याल भी रखेंगे, तो मैं भी अवैस का ख्याल रखूंगी। हाँ हाँ हाँ, और क्या रान जो है वो सही है, ये है, बिल्कुल ठीक है। वैसे मजा वाकई मजा रान का ही आता है अगर वो रान पूरी, लेकिन फराब वो हुई हो ना, पूरी वाली भेजिएगा, पूरी वाली बोंग की बोटियां। अच्छा, और बाकी भी मैं कुछ 1-2-4 चीजें बता दूंगा आपको। वो मैं कसाई को कह दूंगी कि वो जो भी बोटियां हैं वो अलग से निकालना, उसका मुझे ज्यादा आइडेंटिफिकेशन का इल्म नहीं है। ये जो है मुझे वो ट्रेनिंग चाहिए आपको, हो जाएगा हो जाएगा, हम बताएंगे आपको, हम बताएंगे। नाज़रीन 60 सेकंड न्यूज़ देखते हैं। 18 लाख से ज़ायद आज़मीन हज ने मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा कर लिया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। बरतानिया, कनाडा, अमरीका और यूरोप में भी ईद उल अज़हा आज होगी। ईद पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, पंजाब के 3 शहरों से 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की जल्द बहाली की कोशिशें जारी हैं, IMF। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ रेफरेंस जारी रखने की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस समेत जजों की बुनियादी तनख्वाहों में 20% इजाफा 30 जून से पहले हो जाएगा, वजीर ख़जाना इसहाक डार।
अमेरिका में कोरोना रिलीफ इनिशिएटिव में 200 अरब डॉलर्स के गबन का इंकशाफ। इंग्लिश क्रिकेट में वसी पैमाने पर नस्ल परस्ती, इम्तियाजी और तबकाती सलूक का इंकशाफ, कई सियाफाम खिलाड़ी मुतासर। और प्यूटन का खाना जंगी से इज्तनाब बरतने पर वैगनर ग्रुप से इजहार तशक्कुर। जी, तो आपने 60 सेकेंड्स न्यूज़ देखी और अब हम आपको लेकर चलते हैं कुछ ट्रेंडिंग स्टोरीज की तरफ। और कोशिश की हमने कि हम हज के हवाले से ही आज की आपके लिए जो खास खबरें हैं वो लेकर आएँ भरपूर तौर पर। कल भी हमने यही किया था, लेकिन आज भी यही करेंगे। और पहली जो इंटरेस्टिंग खबर है और जो कि बड़ी आंखों को देखकर अच्छी भी लगेगी आपको, वो ये है कि दुनिया भर से मुसलमानों ने हज बैतुल्लाह अदा किया। और इस हज के दौरान एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई जिसमें कि एक सिक्योरिटी एहलकार, जो कि उनका शुरता कहलाया जाएगा, वो जो है वो एक नाबीना खातून को तवाफ़ कराने में मदद दे रहा है। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि एहलकार आगे आगे चल रहा है, जबकि जो खातून है जो देख नहीं सकती वो उसकी वर्दी पकड़ के उसके पीछे पीछे चल रही हैं। और सोशल मीडिया सारिफीन ने एहलकार की जो एक तरह से इसको कहते हैं कि उसने बड़ा ख्याल रखा है, बहुत थॉटफुल उसका जेस्चर था। और वो अपनी ड्यूटी एक तरह से ड्यूटी से ज़रा साइड पे हटके उस खातून की मदद करने लग गया। तो लोगों ने बड़ा सराहा है इसको। कई सार्फिन ने ये कहा है कि अल्लाह के घर आने वालों की बेहतरीन खिदमत करके सऊदी सिक्योरिटी वाले जो हैं वो शानदार मिसालें कायम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें मिलती हैं। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी मिसालें हमें मिल जाती हैं जो कि हम जब अरब जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, एक तो वो मामला होता है कि आपको शुरू से ही चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं फौरन। कहीं इधर जा रहे हैं, कैंडीज हैं और बाकायदा खजूरें हैं और आबे जमजम, तो खैर वहाँ पे बहुत एक आम सी चीज़ है, लेकिन उसके अलावा भी अच्छा खासा खाना पीने को मामलात मिलते हैं। अच्छा, एक और खबर मैं देख रहा था, ये अखबार में आई है, इराक की 103 साल खातून है रबी अली, उन्होंने भी हज की शहादत हासिल की है। भाई 103 साल की ये खातून है माशाल्लाह। और देखें इन्होंने हज की शहादत हासिल की है। और कई कम उम्र बच्चे वहाँ पर मौजूद होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने। हाँ बिल्कुल, एहराम बांधे हुए, काके भी बोले, नन्हे मुन्ने काके। हाँ, ये काके अक्सर आपके मैंने मुंह सुना, नन्हे मुन्ने काके। अच्छा हाँ, तो बहरहाल वो नन्हे मुन्ने काके जो हैं और काकियाँ जो हैं वो भी आए हुए होते हैं। अच्छा, उनके लिए अगर आप फॉर एग्जांपल 1 साल या 2 साल या 3 साल के हैं तो आपको उस चीज़ का पता नहीं होता कि आप कहाँ पर हैं, लेकिन उस सफ़र में शरीक होना जो है वो एक बहुत बड़ी बात है। वालिदैन ज़ाहिर है, बहुत सारे वालिदैन नहीं छोड़ सकते अपने बच्चों को कहीं पर भी, तो वो लेकर आते हैं और उनके लिए भी ये सादत बन जाती है। वो बच्चों को जिस तरह संभाल रहे होते हैं तो इबादत उतनी ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ में अजर रखा है। बच्चे अक्सर आपको हरम के सहन में खेलते हुए नजर आते हैं, बिल्कुल, और वो बिल्कुल इंजॉय कर रहे होते हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा मंजर होता है माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला तमाम लोगों का हज कबूल फरमाए। और सऊदी ये शहजादा जो मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने भी आज़मीन हज को मुबारकबाद दी है और उन्होंने तमाम लोगों के हज के कबूलियत की दुआ भी की है, बिल्कुल, और उन्होंने हज के इंतजामात का जायज़ा भी लिया और अच्छी बात है। बिल्कुल, ये कितनी बड़ी सादत है। ये उन्हीं लोगों को एहसास होता है जो वहाँ पहुँच जाते हैं। ज़ाहिर है जाने वाले भी एक प्लानिंग के तहत जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं ज़िंदगी में, उसके लिए जमा पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको एहसास होता है, एक वो कहते हैं ना कि एक इट हिट्स यू, तो इट हिट्स यू कि जब आप वहाँ पहुँचते हैं और आप कहते हैं कि महवर तो ज़िंदगी का, सारी कायनात का यही जगह हैं, मदीना और मक्का मुकरमा। और हम जो उधर पीछे लगे हुए थे वो तो है वही, हम बस है वही कहानियाँ किस्से थे हमारे। असल में तो जिंदगी का महवर वो जिसको कहते हैं ना ग्रेविटी के इर्द गिर्द, वो जो पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो हमारा तो कम से कम वही है। वो तो आपको जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि कितनी बड़ी सादत दी है अल्लाह ने आपको। लाखों लोग ख्वाहिशात करके बैठे होंगे, नहीं जा सके, कोई भी वजह हो गई, पैसे होते हुए नहीं जा सके, इंतजार करते रहते हैं, बुढ़ापे के आने का इंतजार करते हैं, जवानी गवा देते हैं, जवानी में बाकी इधर उधर लगे होते हैं, आते हैं ना तो कहते हैं हज करना है। ये भी ये इस अपनी ज़िंदगी को प्लान करें और इस फरीज़े को ख़ास तौर पर प्लान करें, आपको बहुत मज़ा आए। मतलब आपके दिल से, अगर हमारे लिए ये बात मैंने की है, दुआ ना निकली तो फिर आप कहिएगा, जो सुन रहे हैं, जवानी में अपना हज प्लान करें ताकि आप हर चीज़ को एंजॉय कर सकें, वो खाना पूरी ना हो। हाँ, अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। ग्वांतानामो बे जदीद तारीख़ है हमारी, उसकी बदतरीन जेल है। 9/11 के बाद कैदियों को गैर इंसानी माहौल में वहाँ पर रखा गया था। अब अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा है जी फ़ियोनलानी ओलेन, अच्छा, उन्होंने इस जेल का दौरा करने के बाद एक रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने कहा है कि ग्वांतानामो बे में मौजूद 30 कैदियों के साथ गैर इंसानी और ज़िल्लत आमेज़ सलूक किया जा रहा है, जिसमें और जिस कैदी से भी मैं मिली हूँ वो तशद्दुद, गैर कानूनी हरासत और ज़्यादती का शिकार है। और इन लोगों की तकलीफ़ मज़ीद गहरी होती जा रही है। उन कैदियों को नाम के बजाय नंबर से पुकारा जाता है और उनकी मुसलसल निगरानी की जाती है। इस रिपोर्ट के आने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस हरासती मरकज़ को बंद करने का फिर मुतालबा किया है और जैसे ही अमेरिका ने ये सुना वो डर गया और उसने कहा ओ हो मैं तो बंद कर रहा हूँ।
हाँ, लेकिन गुआंतानामो में क्या हो रहा है उसका अमली मुजाहरा तो हमने आपको इसी प्रोग्राम पे दिखाया था, जब हमने रब्बानी ब्रदर्स में से एक से बात की और आपने देखा कि वो किस तरह बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जुर्म के प्रूफ हुए उसने पता नहीं कितने दिहाइयाँ उधर गुजार दी, और आखिर में जस्ट टू सी द डे के जिसमें उसको कहा जाता है कि आप जो है वो हर इल्ज़ाम से बाइज्जत बरी हो गए, जाए जी 25 साल 20 साल बाद जाए अपनी जिंदगी तबाह कर दी। अमेरिका है, हम कुछ भी करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो खैर अमेरिका से आपको जरा हम सल्तनत रोम की तरफ लेकर चलते हैं। वो भी रोमन एम्पायर थी मुसलमानों ने, बिल्कुल, वो भी अपने वक्त की एक जिसको उरूज देखा था, उरूज उसने देखा, फिर उसके बाद हमने उसको जवाल भी दिखाया जी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। सल्तनत रोम की अजमत के दौर में मकबूल तरीन खेल गुलामों के दरमियान जिंदगी मौत का खेला जाता था, और उन जगहों पर आज भी लाखों टूरिस्ट जाते हैं और गुलामों को दरिंदों का मुकाबला करने पर मजबूर कर दिया जाता था। अब जिन थिएटर्स में ये मुकाबला होता था उनमें सबसे बड़ा थिएटर जो है वो कोलोसियम था। बेसिकली एम्फी थिएटर होते हैं, बिल्कुल थिएटर एम्फी स्टाइल में बने हुए होते हैं। हाँ, ओपन एयर जिसको हम कहेंगे, ओपन एयर। हाँ। और आज के दौर में एक वीरान और टूटी फूटी सी जगह है ये, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं, जाहिर है माजी की वो जो एक याद है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है, उसमें आता है, बिल्कुल। और 2000 साल पुरानी इस इमारत को पूरी दुनिया से सयाह बड़ी शौक से देखने आते हैं। मैं भी जाऊंगी किसी दिन, मैं नहीं गई हुई इटली। आप गए? चलेंगे, मुझे भी ले आपको अवैस को भी हम लेके जाएंगे, नाज़रीन अवैस को दिखाएंगे, तस्वीरें आपकी मैं खींचूंगी, मैं तस्वीरें खींचूंगी अवैस की कोलोसियम के दरमियान खड़ा करके इसको। और हुकूमत जो है, अब हुआ ये है कि इटली की हुकूमत कोलोसियम की पूरी तंदही से देखभाल करती है और इसे दुनिया की 7 अजायबात में, जिस तरह से अवैस ने बताया, कि शामिल है। हाल ही में एक वीडियो सामने आई जिसमें कि एक सयाह जो है वो कोलोसियम की दीवार पर नाम लिखता हुआ नजर आ रहा है, मतलब वो किसी चीज से ना उसको खुरच के अपना नाम उस पर लिख रहा है। अब ये वीडियो एक दूसरे सयाह ने बनाई और उसने नाम लिखने वाले को डांटा, मगर वो बाज नहीं आया, वो लगा रहा अपने मगन काम में। सिक्योरिटी एहलकार के हवाले उसने वो वीडियो कर दी और अब पुलिस इस सयाह की पूरे शदोमत से तलाश कर रही है और वो ये बताने की कोशिश अब करेंगे। दीवार पे नाम ही तो लिखा है, इसमें क्या है भाई? प्रिजर्व, पुराना देखें, पुराना 2000 साल अपने कराची की दीवारों फलाने को रिहा करो। हम गलत करते हैं, हम स्टिकर छापते हैं, गंदे अजीब व गरीब से स्टिकर छाप देंगे दीवारों पे, और इश्तिहार लगे हुए होते हैं हकीमों के, दवाओं के, बाबाओं, आमिल बाबाओं के तो शदीद इश्तिहार लगे हुए होते हैं। हर रंग नस्ल मजहब से ताल्लुक रखने वाले आमिल बाबा और बेबियां मौजूद हैं कराची में, आप जाएं वहाँ पर फुल इश्तिहार लगे हुए होते हैं। तो ये हमने फैलाया है माशरे में। हाँ, तो अब ये जो है सिलसिला, ये लगता है यहाँ का था, कहाँ का था ये सयाह, हमारा ही ना हो कहीं जो जाके दीवारों में नाम लिख रहा है, अपना ही ना निकला है। नहीं, अपना नहीं होगा, ये अपना होगा तो उसको पकड़ के मारते ये लोग, बिल्कुल। कोई इंग्लिश होगा, इसीलिए उन्होंने कहा नहीं प्लीज पुलिस को बुलाएं। बिल्कुल, एलेक्स उसने लिखा नाम अपना। अच्छा, एलेक्स। अब अगर वो पकड़ में आया तो भाई उसके साथ अच्छा खासा जुर्माना उसको, मुझे ये लगता है, करेंगे। होगा भाई। उन ममालिक में तो आप किसी म्यूजियम जाए या कोई पुरानी जगह ऐसे देखने जाए ना, तो बाहर लिखा होता है फोटोज आर प्रोहिबिटेड, तो वो तस्वीरें भी नहीं लेने देते। मैंने उनसे एक दफा पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या है, तस्वीरें क्यों नहीं लेने देते? इतना रॉबर्ट, वो एल्बर्ट और वो क्या है उनका एक म्यूजियम है, नहीं एल्बर्ट म्यूजियम है, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, उधर मैं गई तो मैंने कहा भाई वो पुराने ग्रीक स्टैचूज बने, मैंने कहा मेरी तस्वीर इनके साथ खींच दो, तो उसने कहा कि नहीं यू आर नॉट अलाउड। मैंने कहा व्हाई नॉट? तो उसने बताया कि लाइट और कैमरे से इस किस्म की कोई शुआ निकलती है, रेडिएशंस ऐसी निकलती हैं कि जो इन पुरानी जो अजायबात हैं उनको खराब करती हैं। अच्छा, तो टू प्रिवेंट देम फ्रॉम, मतलब जो भी खराबी वराबी से, और उनको सेफ रखने के लिए ये चीज मना है। इंसानों को गुआंतानामो बे में डालें, उनकी केयर ना करें, ये मुजस्मों की केयर करें, बेटा तू तस्वीर ना खींच। ये है इंसानियत आजकल की। क्या बात है भाई, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। चलो खैर, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये देखते बंदा पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता, कैसे इसको पकड़ेंगे, इसका DNA करेंगे, इसको क्या कैमरों से उसकी क्या वो तस्वीर निकालेंगे, क्या करेंगे। ज़ाहिर सिस्टम्स तो इनके होंगे इन प्लेस, और हो सकता है ना भी पकड़ा जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन ये है कि इसके हवाले से, हाँ बिल्कुल, इसके हवाले से अब सख्ती वो कर देंगे, वो लोगों को तैनात कर देंगे कि इधर उधर भाई नजर रखो। लिख ही रहा था तो कोई मजे की चीज़ लिख देता, दिल बना देता। हाँ, कोई दिल बना देता, उसके अंदर A+S कुछ इस तरह लिख देता। ऐसे भी तो होता है ना, यूनिवर्सिटियों में बहुत लिखा था दरख्तों पे इस तरह की चीजें, ये लिख देते यार, ये क्या एलेक्स लिख के चला गया, तो बस खैर ये पूछ लेते भाई पहले। चलो खैर, कोलोसियम से आगे बढ़ते हैं और अमेरिका की तरफ से जो खबर आई है, 2003 के बाद से अमेरिका में मलेरिया का कोई मुकामी मरीज सामने नहीं आया है? जी, 2003 के बाद से। हाँ, तो नहीं होते उन ममालिक में, मच्छर नहीं होते। मच्छर होते होंगे, मच्छर बेचारे जो है वो, मच्छरों को डेंगू हो गया होगा। मुझे लगता है मच्छर नहीं होते, पता है क्यों नहीं होते मच्छर वहाँ पे, ये क्या बात? बस आप देखें, मच्छर, चिपकलियाँ, कॉकरोच, सब यही है, गरम इलाके, मौसम का बड़ा वो होता है असर। तो बहरहाल अब 2003 से अमेरिका का कोई मकामी केस नहीं था,
मलेरिया का, और सिर्फ दूसरे ममालिक से आने वाले अफराद में मलेरिया की तशख़ीस होती थी। लेकिन अब अमेरिका में मलेरिया के 5 मकामी मरीज़ सामने आ गए हैं और उसके बाद पूरे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ गई है। 5 बंदे जो हैं उनमें दरियाफ्त हुआ है मलेरिया। फ्लोरिडा और टेक्सास की रियासत से ये लोग हैं और माहिरीन सेहत ने मुल्क भर में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दे दी है और उनका कहना यह है कि मौसम के गर्म होने की वजह से मलेरिया के मच्छरों की अफजाइश होने का इम्कान है और मलेरिया के ये 5 मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। तो हो तो चुके हैं। इंटरेस्टिंग। लेकिन हाँ, इतना बड़ा अमेरिका, हाँ, कितने बड़े बड़े उसके लैटिन अमेरिका फलाना ढिमकाना, कितना बड़ा छोटे छोटे अमेरिका, मच्छर। 5 मरीज जी, करोड़ों की आबादी में 5 मरीज हाँ, जो कि सेहतयाब हो चुके, उसके हवाले से पूरे बड़े से अमेरिका में तशवीश की लहर दौड़ गई है। और हमारे यहाँ लोग मर कब जाते हैं बेचारे, सहते रहते हैं, बीमारियां अस्पतालों के बाहर पड़े होते हैं, हमें परवाही कोई नहीं। हाँ, तो हमने कहाँ देना है सेहत को, क्या बजट हमने दिया है? हमें परवाह ग्वांतानामो की है ना भाई। वहाँ देखें ग्वांतानामो में जो हो रहा है उसको देखें और फिर उनकी हरकतें देखें। ये सारी ड्रामेबाजियाँ हैं। चलो खैर, अपने लोगों के लिए वो जो कर रहे हैं करते हैं, हम भी अपने लोगों के लिए कुछ कर लें। अब एक और ज़बरदस्त खबर है, बड़ी ज़बरदस्त। बताएं। एक काम हुआ है और पता नहीं उस बंदे के साथ क्या होगा। जैसे ये एलेक्स के साथ पता नहीं क्या होगा, हाँ, वैसे ये एक और बंदे के साथ क्या होगा। आपकी मामूली सी गलती, आपकी साल की मेहनत, मैंने कोई गलती नहीं की अभी, आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया ना। लेकिन मैं आपको वो मैं दे रहा हूँ, एक तंबीह कर रहा हूँ कि आप कहीं मत कर दीजिएगा ऐसी गलती कि इतने आपके सालों की मेहनत बर्बाद हो जाए। ओके। अब वो हुआ क्या है, बरतानिया में एक लैब के डीप फ्रीजर में -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर सैंपल्स रखे हुए थे, कुछ उन पर तहकीकात की जा रही थी। ठीक है जी। और उस तहकीक का मकसद ये था कि पौधे जो हैं वो सूरज की रोशनी को तवानाई में कैसे तब्दील करते हैं वगैरह। और रिसर्चर्स को उम्मीद ये थी कि इस तहकीक के जरिए सोलर पैनल्स की जो टेक्नोलॉजी है उसमें इनकलाब लाया जाएगा। अब जिस फ्रीजर में ये सैंपल रखे हुए थे उसमें से मुसलसल आवाज़ आ रही थी बीप की। ठीक है, ये उसका एक था मैकेनिज्म भाई। फ्रीजर पे लिखा हुआ था कि इसको अनप्लग ना करें और अगर 5 से 10 सेकंड के लिए ये बीप रोकनी हो तो उसके लिए अलार्म का एक इस्तेमाल किया जाए, उसका अलग से बटन था। अब वहाँ पर पहुँचा एक सफाई करने वाला मुलाजिम, सही है, उसने सफाई करना शुरू की और बीप की जो आवाज़ आ रही थी उससे वो हो रहा था तंग। उसने कहा यार ये क्या, ये बीप 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 बज रहा है, उसको बंद करो भाई। उसने निकाल दिया, उसका प्लग अनप्लग कर दिया उस डीप फ्रीज़र को और उसकी जो है वो ठंडक ख़त्म हो गई और उसकी वजह से वो जो सैंपल्स थे वो सारे ज़ाया हो गए। 20 साल से ज़्यादा का अरसा लगा था उन सैंपल्स को जमा करने में। और ये जो सफाई की कंपनी का जो मुलाजिम था, बेसिकली सफाई की कंपनी फराहम करती थी, अब उसके ऊपर जो है वो हर्जाने का दावा दायर कर दिया है और उसमें कहा गया है कि भाई ज़्यादातर सैंपल या तो ज़ाया हो गए हैं या फिर उनका मयार मुतासर हुआ है। 20 साल की हमारी रिसर्च इसके एक हरकत ने ज़ाया कर दी है और $14 लाख का ठेका था जिस पे ये सफाई वाली कंपनी जो थी ये काम कर रही थी। अब ये मामला अदालत में गया हुआ है और उनके ऊपर वो कह रहे हैं भाई मिलियंस ऑफ डॉलर का हर्जाना करेंगे हम। तो ऐसे जो है ना, ऐसे नहीं करें कि भाई किसी भी चीज़ में से बीप आ रही है उसको आप कहें बंद करो। हो सकता है वो बम हो, उसमें से बीप भी आती है, बंद करना ही है ना फिर। नहीं वो फिर जाया हो जाएगा। फिर वो देखे रेड और ब्लू तार में से एक काटनी होती है। हाँ, ये मैंने देखा था फिल्मों में। जाया हो जाएगा वो, अगर बीप बजना शुरू हो जाए ना तो उसके पास से मत उठे ताकि वो फट ले, अपना काम कर ले। फिर उसके बाद ये नहीं आप भाई उसको आपने बंद करके जाया करें। जिसने लगाया है उसने कितनी मेहनत की है बम लगाने में। बहरहाल ये देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। ये तो 20 साल बटन बंद करके वो चला काम कर रहे थे, वो तो बेचारे उनका तो क्या ही, उनको तो गुस्सा कितना आया होगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। चलो 20 मिनट से हम भी काम कर रहे हैं, वक्फा ले लेते हैं, वक्फे की तरफ चलते हैं नाजरीन। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पूरी दुनिया से मुसलमानों ने फ़रीज़ा हज की अदायगी मुकम्मल कर ली है और आज सऊदी अरब और कई ममालिक में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है और कोरोना के बाद ये पहला मुकम्मल हज है और तकरीबन विदाउट एनी वो रिस्ट्रिक्शंस और बाकायदा तौर पे जो वो कोविड वाली एक सिचुएशन थी उससे निकल कर बाकायदा तौर पर हज है, जहाँ पर लोग लाखों आज़मीन हज जो हैं वो फिजिकली पहुँच गए हैं। 20 लाख के करीब का फिगर है जो कि। अच्छा, अब ये जो अय्याम हज है, ये एक तो ईद
ज़िलहज, सबसे अहम चीज़ हज का महीना, कुर्बानी और ये ईद, ये तीनों चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं। बिल्कुल। फिर ये जो इबादत है, ये इसमें माल भी दरकार होता है, मुशक्क़त भी दरकार होती है, तो इसीलिए ये इबादत भी बड़ी मकबूल तरीन इबादत है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी मजहबी स्कॉलर जनाब प्रोफेसर साजिद महमूद अल ज़हरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाजरीन जो हमें देख रहे हैं उनके लिए भी हम फ़ोन लाइंस अपनी खोल देते हैं कि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो हज का एक्सपीरियंस शेयर करें, या कोई कुर्बानी के हवाले से कोई और सवाल है जो आप पूछना चाहें तो प्रोफेसर साहब से आप उसका तज़किरा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। साजिद साहब, अगर हम आगाज़ कर लें, कुछ थोड़ा सा लोगों को हम माजी में लेकर जाएं और ये बताएं कि पहले हज कैसे होता था, मतलब 150 साल पहले की तरफ ही अगर हम ले जाएं तो इजाज़त है आपकी? जी जी बिल्कुल जी। अच्छा, 150 साल पहले कैसे होता था ये ज़रा हम बताते हैं आपको कि कैसे उस वक्त लोग हज करते थे। अब तो बड़े आसानियां हैं। बिल्कुल। मुग़लों के अहद में लोग काफ़िलों की सूरत में हज का सफ़र करते थे और रास्ते में डाकुओं की जानिब से हमले का ख़तरा बड़ा ज़्यादा होता था, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मैकेनिज़्म था इसको बेहतर बनाया। 1838 के बाद ये निज़ाम बनाया गया था कि हुज्जाज कराम मुंबई या कराची पहुंचते थे और वहाँ से सऊदी अरब रवाना होते थे, और उस वक्त पासपोर्ट का तो निज़ाम था नहीं। पासपोर्ट आया था 1920 में, ये लाजमी करार दे दिया गया था। सही। और 1939 में जहाज़ों का 2 तरफा किराया जो था वो 167 रुपए हुआ करता था। 167 रुपए, अंदाज़ा लगाएं आप आज के एक्सपेंसेस से। और 1865 में मक्का मुकरमा में जो हैजा फैलने से 15,000 हाजी जो थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे, और बच जाने वाले जो हाजी थे जब अपने अपने मुल्क में वापस गए तो उन्होंने वबा को वहाँ भी फैला दिया, जिससे 2 लाख अफराद मजीद अल्लाह को प्यारे हो गए। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ था कि हाजियों के लिए सफ़र से पहले हिफाजती टीके लगवाना लाजिम करार दे दिया गया था। तो हम ये कहते हैं ना, भाई टीके क्यों लगवाए जा रहे हैं? एक तो ये कि सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं। अब सारी दुनिया से जब लोग आ रहे होते हैं तो उन सब की ज़ाहिर है अलग अलग जगह से वो आ रहे हैं, बीमारियां हो सकती हैं, अपने इलाकों से फैल सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, बर्रे सग़ीर में पहला उर्दू सफ़रनामा यूसुफ खान कंबल पोश हैदराबादी ने लिखा था, और उनके सफ़रनामे में लिखा ये हुआ है कि उस दौर में हाजियों के लिए चोर और ठग ये 2 बहुत बड़े मसाइल थे, जिसकी वजह से उन्हें रास्ते में बड़ा मोहतात रहना पड़ता था। ताहम सऊदी अरब में ऐसा कोई ख़तरा नहीं होता था। अच्छा, फिर समुद्री सफ़र हमेशा से ही मुश्किल रहा है। बिल्कुल, वो तो हमेशा से ही मुश्किल रहा है। कई मुसाफिर इस सफ़र के दौरान ही इंतकाल कर जाते थे, जिन्हें एक संदूक में डालकर समंदर के सपुर्द कर दिया जाता था। ये भी आप अंदाज़ा लगाएं। फिर मुंबई से जद्दा तक का जो सफ़र था वो 14 रोज़ में मुकम्मल होता था। ये भी अच्छा खासा लंबा सफ़र। और बहुत सारे हमारे अपने जानने वाले, हमारे आबा अजदाद, दादा दादी, नानी परदादा वगैरह, उन्होंने इसी किस्म का हज किया हुआ है। बिल्कुल, जो पहले अपनी मुलाजमतों से महीनों की छुट्टियां लेकर निकलते थे और कहते थे भाई अब हम हज पे जा रहे हैं, और उस वक्त स्ट्रेस इतना होता था हज का, जाहिर है किसी किस्म की कोई भी मुश्किल हो गई, कोई बीमारी फूट पड़ी, कुछ हो गई, तो वो ऐसे अपने खानदान वालों से मिल के जाते थे जैसे शायद आखिरी मरतबा मिल के जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मुश्किलात थी जो उस वक्त के हज की थी। अब तो हज बहुत आसान हो गया और लोग फिर वो जो पैकेजेस हैं उनमें मजीद आसानी तलाश कर लेते हैं। बिल्कुल, कि ज्यादा पैसे दे दें तो बिल्कुल तारिक जमील साहब और सही है, ठीक है भाई, हर एक के पास जितने पैसे हैं वो उस हिसाब से जाए। वो पुराने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसा ही होता था कि जिसके पास ऊँट था वो ऊँट पर जाता था, जिसके पास नहीं था वो पैदल जाता था। तो इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप पैकेजेस खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये ज़रूर देखें कि पहले क्या होता था और अब क्या, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि उसने कितनी आसानियाँ दी हैं आपको। साजिद साहब, आपकी तरफ आते हैं। ये हमने थोड़ा सा एक यूँ कहिए कि एक माजी का नक्शा खींचा, लेकिन ये जो इस्लाम का जो एक ऐसा रुकन है जिसे इबादत की मेराज कहा गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसा बड़ा खूबसूरत एक ब्रीफ माजी में हज कैसा होता था वो आपने बताया। इस्लाम के जो बुनियादी अरकान है वो 5 हैं, जिसके ऊपर इस्लाम की जो बिल्डिंग है वो खड़ी है। जो 5 पिलर्स हैं, उन पिलर्स में से एक पिलर जो है वो हज है, जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्सिन। इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पर है, और इसमें से एक क्या है, वह हज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, कि बैतुल्लाह शरीफ का हज है जो इसकी इस्तिताअत रखता है। और इस्लाम के अंदर वैसे जितनी भी इबादत हैं उसके पीछे डिवाइन विजडम है, उसके पीछे अल्लाह ताला ने कोई ना कोई हिकमत रखी है। जैसे नमाज है तो नमाज, और इसको कुरान मजीद में खुद बयान किया है कि नमाज को फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर,
कि जो नमाज है वो मुसलमान जो इसको अदा करते हैं उसको बुराइयों से रोकती है, और इसी तरह जो रोज़ा है तो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, रोज़े से इंसान के अंदर तक़वा पैदा होता है, प्यूरिफिकेशन, उसके बातिन की सफाई और सफाई कल्ब है वो पैदा होता है। और ये जो हज है, हज को मशरू करने का इतना अजीम मकसद है वो ऐसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसका जो मकसद है वो लोगों के अंदर यूनिटी पैदा करना है, मुसलमानों के अंदर इत्तिहाद, उख़ुवत, बाहमी मोहब्बत और यगानगत पैदा करना, ये इसका हज का जो है वो बुनियादी मकसद है इस इबादत को मशरू करने का। तो आप देखें कि एक यूनिटी एक ऐसी चीज़ है, इत्तिहाद और इत्तिफाक एक ऐसी चीज़ है कि जिससे कौमें तरक्की करती हैं। और आप भी इस दुनिया के अंदर जितनी भी कौमें तरक्की कर रही हैं वो सिर्फ यूनिटी की बुनियाद पे कर रही हैं, क्योंकि जब आपके अंदर इत्तिहाद होगा, इत्तिफाक होगा, तभी तो चीज़ें यही तो कमी है मुसलमानों में कि वो एक मुत्तहिद नहीं हो प्लेटफॉर्म पर जमा होने का एक मौका अल्लाह ताला ने दिया है कि हर साल आप इस जगह जमा हो, तमाम लीडरान वहाँ पर पहुँचें, तमाम लीडरान वहाँ पर मिलकर बैठे, उम्मत मुस्लिमा के मसाइल के ऊपर बातचीत करें, उनके हल के हवाले से बातचीत करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अल्लाह करे कि ये वाला सिलसिला भी शुरू हो। लोग जब जाते हैं तो बड़ा मोहब्बत का मुजाहरा वहाँ पर मिलता है, एक दूसरे को जबान नहीं समझते, कुवैती आया हुआ है, कोई ईरानी आया हुआ है, कोई किसी और मुल्क से आया हुआ है, पाकिस्तानी, भारत से आए हुए लोग एक दूसरे की जबान नहीं समझेंगे, लेकिन जेस्चर देख के एक दूसरे की मोहब्बत में, किसी कोई देखेगा अगले बच्चे को प्यास लग रही है, किसी और जबान का शख्स उसको पानी पिला देगा, बगैर पूछे, बगैर कहे और बगैर जबान समझे। अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ, बिल्कुल हमारे साथ है, मेरा ख्याल है हाबील अहमद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हाबील साहब, जी सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं आज तमाम उनके मुसलमान को जो है आज मुबारकबाद और ईद मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। आपको मुबारक हो। तो बस यही एक पैगाम था। बस ठीक है, जबरदस्त, सबसे अच्छा पैगाम मुबारक का है, मोहब्बत का पैगाम सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं जरा कुर्बानी के हवाले से आऊंगा। एक दो मैसेजेस आए हुए हैं, लोग सवालात भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल, एक सवाल तो आज सुबह सुबह ही किसी ने दिमाग में डाल दिया अजीब साहब, कुर्बानी के प्री रिक्विजिट्स प्रोफेसर साहब क्या है? मतलब कुर्बानी जब हम कर रहे होते हैं, जाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बड़ों से सुनते आ रहे हैं, हमारे जहन में होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में ज़रा इबाहम पाया जाता है। मिसाल के तौर पे कुर्बानी से पहले लोग कहते हैं 10 दिन जो है उसमें बालों का काटना है या नाखूनों का तराशना जो है वो नहीं होना चाहिए। अब वो नहीं होना चाहिए क्यों? क्या उससे कुर्बानी इफेक्ट होती है, कुर्बानी कबूल नहीं होती, या उसकी मुमानियत है बाकायदा तौर पर, या वो कोई ऐसी चीज़ वाजिब है, फर्ज है, सुन्नत है, और अगर कोई कर ले तो क्या होगा? बिल्कुल ठीक, असल में जो ही जिलहज का चांद नज़र आता है तो उसके बाद ये मना किया गया है कि आप बाल कटवाना या नाखून तराशना इस चीज़ से मना है कि आप वो ना करें। लेकिन ये एक फ़र्ज़ और वाजिब की कैटेगरी में नहीं है, बल्कि ये मुस्तहब की कैटेगरी में है, यानी प्रेफरेबल है कि आप ये चीज़ें ना करें, मुस्तहब है। अब इसके पीछे हिकमत क्या है कि भाई क्यों मना किया गया है कि इन चीज़ों की, क्योंकि सफाई सुथराई तो ये निस्फ ईमान है ना, तो आप इससे पहले ही ये सारी चीज़ें कर लें ताकि ये जब जिलहज का चांद नज़र आ जाए उसके बाद आप इन चीज़ों से अवॉइड करें। लेकिन मैंने ये बताया कि ये फ़र्ज़ वाजिब की कैटेगरी में नहीं है, मुस्तहब है, यानी प्रेफरेबल है, अच्छा अमल है कि अगर आप इन चीज़ों को तरक कर दें और उसके बाद जब ईद की नमाज़ पढ़ लें तो उसके बाद आप ये चीज़ें करवा लें। सही, ईद की नमाज के बाद या कुर्बानी करने के बाद? ईद की नमाज के बाद ही डेफिनेटली कुर्बानी होगी, तो उसके बाद फिर आप नाखून तराश लें, बाल कटवा लें। मतलब ये कि जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग दूसरे दिन कुर्बानी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके बाद जब आपकी कुर्बानी हो जाए उसके बाद आप कर सकते हैं। दूसरे दिन करवाते हैं, तीसरे दिन करते हैं, तो कुर्बानी अदा करने के बाद आप इन चीज़ों को करवाते हैं, जिस दिन भी आप कुर्बान। हाँ, अच्छा, फिर एक चीज़ ये भी बड़ी अहम है कि भाई बहुत मरतबा ये होता है ना कि हम सोचते हैं कि भाई अल्लाह ताला के इस हुक्म के पीछे लॉजिक क्या है। तो मैं कहता हूँ भाई लॉजिक अल्लाह के हुक्म में हमें क्या ढूंढनी, और क्या हमारी अकल, हम क्या समझ पाएंगे उसकी लॉजिक को। उसने कह दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तो बस उस पर तो लॉजिक तलाश करनी नहीं चाहिए। हाँ, उनके अलावा कोई कुछ कह रहा है तो मैं उससे ज़रूर लॉजिक पूछता हूँ, और फिर उसके बाद बड़ा बदनाम भी हो जाता हूँ मैं। लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, उनके आगे तो फिर सरे तस्लीम खम। बिल्कुल। अब ऐसा मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इस्लाम के अंदर जो अहकाम कवानीन हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो कवानीन हैं कि जिनके पीछे लॉजिक है
और हम उस लॉजिक का इदराक भी कर सकते हैं, हमारी अक्ल जो है उसका इदराक कर सकती है। और कुछ कवानीन ऐसे होते हैं कि जिनके पीछे लॉजिक हम कोशिश भी करें तो उसका इदराक नहीं कर सकते हैं। तो कवानीन सारे ऐसे नहीं है कि जिनके पीछे जो लॉजिक है, वो हिकमत है, वो नहीं है और हमारी अकूल उसका इदराक नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे अहकाम हैं जिनका, जैसे शराब नोशी है, तो शराब नोशी हराम है ना, मना है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल, वो आपकी अकल को जायल कर देती है, समझ में आती है कि क्यों। ये बिल्कुल समझ आती है। तो जैसे अच्छा, अरसलान साहब है हमारे साथ मुजफ्फराबाद से। अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा सवाल कुछ इस तरह का है कि हज के दौरान अक्सर, मैं वैसे एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो हमारी इंडिया के कुछ लोगों के साथ कन्वर्सेशन होती रहती है ना मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसमें हम उनका एक ये सवाल देखते हैं कि वो हमसे कहते हैं कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर हम लोग एक सब्सिडी देते हैं मुसलमानों को हज पे जाने के लिए। तो आपके पाकिस्तान में हर चीज रमजान के अंदर महंगी हो जाती है, हज के लिए मुसलमानों ने जाना हो तो वो सब पैकेजेस महंगे हो जाते हैं। तो ये एक मेरे माइंड में सवाल था, मैंने कहा ये लाइव पूछा जाए, इसका क्या जवाब बनता है? हम मुसलमानों को, बिलखुसूस मुसलमान जो पाकिस्तान में रहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? ऐसे सवाल। सही है, अच्छा सवाल है वैसे, लेकिन मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान में सरकारी पैकेज है वो हज सब्सिडी के ही कुछ सिलसिले में आता है। लेकिन हम प्रोफेसर साहब से पूछते हैं। प्रोफेसर साहब, भारत में कहा जाता है लोगों को कि हमारे यहाँ तो हज की सब्सिडी मिलती है, पाकिस्तान में तुम लोग हर चीज महंगी। अच्छा, भारत में ये खत्म भी कर दी गई थी सब्सिडी, इसके ऊपर बड़ा केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बुनियादी तौर पर मुद्दा तो ये होता है ना कि सब्सिडी की जरूरत हमें अपने तौर पर ये सारी चीजें करनी है ना। तो फिर बहरहाल फिर उसके ऊपर बहुत सारे लॉजिक्स हैं कि जी हुकूमत जो है वो आपको इसमें फैसिलिटेट करती है, ये करती है, लेकिन 2018 में इसको खत्म भी किया गया था। बिल्कुल। तो क्या हमारा जो सरकारी हज है, सरकारी हज का जो पैकेज होता है वो सब्सिडाइज्ड ही उसको कह सकते हैं हम? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि हज जो है वो साहिब इस्तिताअत पर फर्ज होता है। कुछ ऐसी इबादत हैं, देखिए कुछ ऐसी इबादत हैं जो आप के अगर शुरूत पाई जा रही है तब भी वो आप पर वाजिब होगी। हज उनमें से एक है। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, आपके पास सफ़र करने की और सफ़र के अखराजात बर्दाश्त करने की इस्तिताअत है, तब भी आपके ऊपर हज फ़र्ज़ है। अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हुकूमत आपको फ़ंड देगी या सब्सिडी देगी और उसके ज़रिए से आप हज करेंगे। हज जो है, अगर आपके पास सफ़र के अखराजात हैं और उसके बाद भी आप जितना अरसा वहाँ पे रहते हैं, घर में आपके इतने पैसे हों कि बाकी घर के मामला चलते रहें, फिर आपके ऊपर हज फर्ज होगा। अदरवाइज हज फर्ज है ही नहीं आपके ऊपर, तो हुकूमत को इसके ऊपर सब्सिडी देने की उस तरीके से वो ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि सब्सिडी क्यों दी जाती है कि जो चीज़ आपके ऊपर फ़र्ज ही नहीं है तो उसके ऊपर क्यों पैसा लगा के आपसे वो करवाएंगे। जो चीज़ें फ़र्ज हैं वो मेडिकल के शोबे में पैसा लगाएं, वेलफेयर के शोबा में हुकूमत। ठीक है, तो जो पाकिस्तान में है, तो जो पाकिस्तान में होता है प्रोफेसर साहब सरकारी हज, वो भी तो सब्सिडाइज्ड रेट ही है ना टेक्निकली, या नहीं? वो सब्सिडाइज्ड नहीं है और वो वही अखराजात हैं जो आमतौर पर भी कोई शख्स जाएगा तो उसको वही भरने पड़ेंगे। वो बेहतर नेगोशिएशन की वजह से सस्ता हो जाता है कि भाई मिलकर उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स ले ली है, इस तरीके से होता है शायद। जी अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत इसमें कुछ सब्सिडाइज उसको कर रही है, कुछ पैसा कुछ दे रही है उसमें से, तो वो हो जाएगा, दे देंगे। लेकिन मैं उसी पॉइंट पर हूँ कि हज जो उसी पर फर्ज होगा जो अपनी जेब से उसके पास इतने पैसे हैं कि वो हज के अखराजात बर्दाश्त कर सकता है। और अगर वो कर्ज लेता है या हुकूमत से वो मदद लेता है सब्सिडी लेकर उसको हज करवाया जाता है, तो उसकी मैंने कहा कि ज़रूरत नहीं है। इस्लाम ने हज फर्ज किया है उस शख्स पर जो साहिब इस्तिताअत है, जिसके खुद की जेब के अंदर इतने पैसे हैं कि वो हज के अखराजात बर्दाश्त कर सके। और इस्लाम ने किसी भी मुस्लिम हुकूमत कुर्बानी के हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा सही है। हाँ, फैसिलिटेशन वो जितनी चाहे कर दे, अच्छा है। लोगों की खिदमत के हवाले से जाहिर है सऊदी हुकाम जो है, सऊदी हुकूमत भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ऐसी कर रही होती हैं जिससे जो हजाज कराम हैं उनकी खिदमत होती है। तो ऐसे हर हुकूमत अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सकती है जितना चाहे। अच्छा, कुर्बानी की तरफ भी आते हैं हम। कुर्बानी के हवाले से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हमें लोगों को बतानी चाहिए। ज़ाहिर है कल पाकिस्तान में ईद है तो लोग कुर्बानी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ज़रा गवर्नर हाउस की तरफ चलें। जी जी जी, क्योंकि गवर्नर हाउस कराची में हो ये रहा है 100 ऊंट कुर्बान किए। अच्छा, ये गवर्नर साहब जो है वो करते हैं इस तरह की चीजें, बिल्कुल करते रहते हैं, चीजें करते रहते हैं। रबिया खान साहब हमारी नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जरा इन 100 ऊँटों का हवाला लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रबिया, बताइएगा जी 100 ऊँटों की कुर्बानी जो गवर्नर हाउस में होनी है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा कि ईद उल फितर पर गवर्नर हाउस में जिस तरीके से तैयारियां की गई, ख़वातीन के लिए चूड़ियां और मेहंदी का इंतज़ाम किया गया, इसी तरीके से अब ईद उल अज़हा पर कुर्बानी का इंतज़ाम गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी की जानिब से किया गया है। मेरे अक़ब में आप जो है वो ऊँट देख सकते हैं, तकरीबन 100 ऊँटों की तादाद जो है वो बताई जा रही है, जिन्हें यहाँ पर जो है वो नहल किया जाएगा और उसका गोश्त जो है वो जो भी शहरी यहाँ पर आएगा गवर्नर हाउस में उनमें तकसीम किया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि 100 बकरे भी जो है वो लाए गए हैं। तर्जुमान गवर्नर हाउस जो है वो सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। सर ये बताइएगा कि ऊँट हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में मौजूद है, ये जो बकरे जिस तरीके से तकसीम किए जाएंगे उसका प्रोसेस क्या है? जी, बकरे ऐसे 100 बच्चों को दिए जाएंगे जिनके वालिद जो है पिछले गुज़श्ता 1 साल के दौरान किसी हादसे में या ट्रैजिक टारगेट किलिंग में हलाक हो गए, तो वो बच्चे गवर्नर से रुजू करेंगे और उनको ये बकरे दिए जाएंगे 100 बच्चों को। जी बिल्कुल, इनका यही बताना था कि इसी तरीके से बकरे भी लेकर आए हैं और मैं कैमरा में अगर आपको दिखाएं तो ऊँटों की बहुत बड़ी तादाद आपको यहाँ पर दिख रही होगी। दूर तक जो है वो ऊँट यहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ ऊँट मौजूद नहीं है बल्कि उनका ख्याल रखने के लिए जो है वो यहाँ पर एक साहब भी मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइएगा, इतनी बड़ी तादाद में गवर्नर हाउस में ऊँट लेकर आए हैं, किस तरीके से ख्याल रख रहे हैं, क्या खिला रहे हैं? सर इनको पानी दे रहे हैं टप्पू में, और ये सब हम 2 बंदे इनके सब डिटेल हैं, ये पक्के दिन रात हमारा ड्यूटी है इनके साथ, कोई खोल न जाए, कोई इधर उधर न करे, कोई मस्ती न करे, हम उनके साथ पक्के जो है ना डिटेल है, उनके साथ हम उनकी खिदमत इंजाम दे रहे हैं और दिन रात उनका खिदमत कर रहे हैं। जी इधर हमें 10-12 दिन हो गए हम आए हुए हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, सिर्फ ऊँटों को यहाँ पर लाया नहीं गया बल्कि उनकी रखवाली के लिए 2 अफराद जो है वो भी मुख्तस किए गए हैं। ऊँट जो है वो इस वक्त चारा खाने में मसरूफ़ हैं और गवर्नर सिंह का यही कहना है कि जिस तरीके से ईद उल फितर पर शहरियों की बड़ी तादाद ने आकर गवर्नर हाउस में ईद मनाई, तो इस बार जो है वो ईद उल अज़हा पर भी इंतज़ाम किया गया है। तो वो शहरी जो किसी भी वजह से कुर्बानी नहीं कर सके हैं और जो है वो चाहते हैं कि ऊँट का गोश्त जो है वो घर जाके पकाएं, तो वो गवर्नर हाउस ज़रूर आ सकते हैं। ऊँट जहाँ पर कुर्बान किए जाएंगे उसके बाद शहरियों में जो है वो गोश्त तकसीम किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जी, रबिया खान ने हमें बताया जी ऊँट और बकरे कुर्बान किए जाएंगे। रबिया, अब आपने यहाँ से वो रिपोर्ट तो कर दी है लेकिन कल भी आइएगा। हाँ सही है, कल आके हमारी नुमाइंदगी इधर आप कीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा साजिद साहब, एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि हमारे पास 1-1.5 मिनट ही रह गया है, कुर्बानी के हवाले से क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर इंसान को मद्देनज़र रखनी चाहिए? ठीक है, पहले तो ये है कि कुर्बानी बहुत अजीम इबादत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो कुर्बानी ये फरीज़ा अंजाम देता है तो हर बाल के इवज़ में उसको एक नेकी जो है वो अता की जाती है। सबसे पहली जो चीज़ देखनी है वो जानवर को देखना है कि जानवर के लिए जो शुरूत इस्लाम ने मुकर्रर की हैं कि पहले एज के हवाले से है कि अगर बड़ा जानवर है, गाय है, तो वो 2 साल उसकी एज होनी चाहिए। अगर वो बकरा है तो वो 1 साल का है। दुम्बा है तो अगर वो ज़्यादा लहीम है, गोश्त है, तो 6 महीने भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी। फिर दूसरी चीज़ ये है कि वो अयूब से पाक होना चाहिए, किसी तरह का डिफेक्ट, लूला लंगड़ा या उसके अंदर कान कटा हुआ है या बीमार है या बहुत ज़्यादा लागर और कमज़ोर है, तो इस तरीके की चीज़ जानवर वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अल्लाह की राह में पेश कर रहे हैं ना। तो अल्लाह की राह में तो बहुत नफीस और अच्छी और खूबसूरत चीज़ जो है वो पेश की जाती है, और यही एक हिकमत है कि अच्छा जो सेहतमंद तवाना जानवर है वो अल्लाह की राह में पेश किया जाएगा। तीसरी चीज़, वो आपने अपने आप को रियाकारी से इसको दूर रखना है, और ख़ास तौर पर आज के दौर में क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई वो जानवर की तस्वीरें बना के वो शेयर करेंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि वो रियाकारी का जो उनसर है वो आपकी इबादत में दाखिल हो जाएगा। तो ये इबादत है, इबादत के अंदर अगर रियाकारी आ गई और इसमें कोई भी आपकी इबादत को इबादत ही रहने थे, उसको रियाकारी ना बनाए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। साजिद महमूद अल-ज़ाहरी साहब हमारे साथ मौजूद है और हज और क़ुरबानी की फजीलत के हवाले से और उसके अहकामात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। और सबसे अहम बात यही है कि ये रियाकारी ना बनाएं, इबादत को इबादत ही रखें। बड़े बड़े आप चाहे लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के ऊँट, जानवर, गाय वगैरह ज़िबा करें, उसको कोशिश कीजिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ खालिसतन अल्लाह ताला के लिए हो। बिल्कुल जी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। अब आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ गुलकार से, लेकिन उनसे मुलाकात कराने का पर्पज़ आज उनकी मारूफ गुलकारी नहीं है, बल्कि उनके ऊपर जो एक मुश्किल वक्त आया हुआ है उसके हवाले से हम उनसे करेंगे आज गुफ्तगू। असद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के बड़े नामवर गुलकार जिन्होंने भारत में, पाकिस्तान में, सारी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, अपनी आवाज़ का जादू जगाया है, लेकिन अब वो एक ऐसी कैफियत में है जो कि वो ख़ुद ही बताएंगे। हमारे साथ असद अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। सर वालेकुम अस्सलाम। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे बुलाया, और मैं अभी डायलिसिस से ही सीधा आपके ऑफिस आया हूँ। जी असद साहब, ज़ाहिर डायलिसिस से लोगों को अंदाज़ा तो हो गया है कि क्या आपका जो है वो बीमारी है, गुर्दों का मसला है। आपकी बीमारी की भी डिटेल लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर हम तो जानते हैं कि आपने किस तरीके से संगीत आइकॉन से अपने आवाज़ का जादू जगाया, उसे जीता, और फिर उसके बाद किस तरीके से सारी दुनिया में आपने अपनी आवाज़ को फैलाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन मैं चाहूँगा कि अपना सिंगिंग करियर और जो जर्नी है वो थोड़ा सा आप अगर हमारे नाजरीन के साथ शेयर कर सकें। देखें, मैं अगर शुरुआत में बताऊं, एक पाकिस्तान संगीत आइकॉन का एक कंपटीशन पाकिस्तान में हुआ था। उसमें पूरे पाकिस्तान से टैलेंट को इकट्ठा किया गया था। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह से मैं विनर हुआ था। उस कंपटीशन का इनाम था 1 करोड़ रुपए का इनाम था, और एक मर्सिडीज़ गाड़ी थी। क्या बात। वो मैंने विन किया था। और उसके बाद मैंने कोक स्टूडियो सीज़न 6 में मैंने परफॉर्म किया, सूफ़ी कलाम जी, मैंने और फरिया परवेज़ सिंगर ने। बिल्कुल। उसके बाद मुझे लक्स स्टाइल अवार्ड में बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला, लक्स म्यूज़िक अवार्ड। उसके बाद फिर मेरा बैंड है, बहुत अच्छा सूफ़ी बैंड है, मिकाल हसन बैंड, हमारे पाकिस्तान का बहुत फेमस बैंड है। इसका लीड वोकलिस्ट मैं हूँ, और इस हमारे बैंड का गाना है कदियामिल सामल यार में। तो इस गाने को माशाल्लाह से पहले तो मैंने जब इसको रिकॉर्ड किया, गाया, ये सबसे पहले तो इंडिया में बहुत से कंपटीशनों में ये गाया गया, और बहुत से स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने, जितने भी कंपटीशन के लड़के हैं, सब ने मेरा गाना कॉपी करके, डिटो कॉपी, मेरी आवाज़, मेरी वेरिएशन, इसको कॉपी करके उन्होंने कंपटीशनों में परफॉर्म किया। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके बाद मेरा ड्रामे में बहुत टाइटल हिट हुआ। इसके बाद माशाल्लाह से फिर करियर चलता गया, और ये फ़िलहाल तो ये स्टोरी है। अच्छा असद, आपकी जो अब ये गुर्दे की तकलीफ़ है, ये कब शुरू हुई और कैसे डायग्नोज हुई थी? ये 7 साल पहले मुझे इतनी ट्रैवल हार्ड हो गई मेरी पूरी दुनिया में कि मुझे ब्लड प्रेशर होना शुरू हो गया। तो ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया। जब हाई होना शुरू हुआ तो मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया, तो उन्होंने कहा आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, लिहाजा आप नींद पूरी किया करें, और अपना जितना हो सके आप अपने आप को रेस्ट भी दिया करें, और ये मेडिसिन्स हैं ब्लड प्रेशर की, ये आप यूज़ किया करें। तो अब मेडिसिन्स वगैरह भी चलती रही, कुछ ही अरसा चलता गया। रोज़ी रोटी कमाने के लिए आपको पता है फिर करना तो पड़ता है, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। तो करता गया मंजिल की तलाश में। एक टाइम ऐसा आ गया कि 7 साल बाद फिर मेरी तबीयत 7 साल के अंदर जब ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हुई, तो मुझे ब्लड प्रेशर इतना हो गया कि मैं बेहोश हो गया अपने घर पर। अच्छा। और मेरे घर वाले मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जब लेकर गए तो डॉक्टर्स ने चेक किया, मेरे टेस्ट किए पूरी बॉडी के, तो टेस्टों के अंदर आया कि मेरे दोनों गुर्दे फेल हो चुके थे। जब दोनों गुर्दे फेल हो चुके थे तो मेरी फैमिली को एक समझ लें कि बहुत बड़ा झटका लगा, क़यामत गुजरी उनके ऊपर। और बहुत मुश्किल से मेरी अम्मी ने बहुत मुश्किल से ये सदमा बर्दाश्त किया था। और फिर मेरे बड़े भाई, मेरे तमाम भाइयों ने, फैमिली, बहनों ने, मेरे सब ख़ानदान वालों ने अपने गुर्दे के टेस्ट दे दिए कि हम असद अब्बास को, अपने भाई को, अपने बच्चे को गुर्दा देते हैं। तो मेरा नसीब कुछ ऐसा था कि किसी का भी गुर्दा मैच नहीं हुआ सिवाय मेरे बड़े भाई ज़हीर अब्बास के। उनका गुर्दा मेरे साथ मैच हो गया। हमने इस्लामाबाद से प्राइवेट इलाज करवाया। अच्छा। तो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए 7 साल पहले प्राइवेट इलाज पे लग गए। हमने तकरीबन जितनी जमा पूंजी थी सब कुछ बेचकर, अपने जितना भी पैसा था, गाड़ियाँ थी, 2 घर मेरे लाहौर में थे, 2 फैसलाबाद में थे, 4 मेरी अपनी गाड़ियाँ थी, जिनमें एक मर्सिडीज़ थी, टोयोटा करोला थी, और होंडा रिबॉन थी, और मुख्तलिफ मतलब लग्जरी लाइफ था मेरा।
तो सब कुछ बेच के मैंने अपनी बीमारी पे लगाया 7 साल पहले। तो जब कुछ ही अरसा गुजरा है ट्रांसप्लांट के बाद, जब घर वापस आए तो आते ही जब दोबारा से रूटीन चेकअप के लिए गया तो मेरा जो ट्रांसप्लांट किया हुआ गुर्दा था वो भी फेल हो गया। अल्लाह। अच्छा। 7 साल के उसके अंदर वो भी जब फेल हो गया, तब जो कुछ भी था तो वो तो लग गया था। तब से लेकर आज तक मैं डायलिसिस करवा रहा था और डॉक्टर्स को मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरा रीट्रांसप्लांट कर दें। तो घर वालों के फैमिली के जब दोबारा से टेस्ट किए तो कुछ भाइयों को, एक भाई को डायबिटीज़ आ गई, एक को हार्ट पेशेंट आ गए, एक बहन का लीवर का मसला आ गया, मुख्तलिफ उनको बीमारियां आ गई जिनकी वजह से उनकी मैचिंग नहीं हो पाई। मेरी वाइफ का ये सब का यानी कि मेरे साथ मैच नहीं किया। तब मैंने क्या किया, मैंने फिर पूरी इंडस्ट्री में, पूरी मीडिया में मैंने फिर अपील करनी शुरू कर दी कि मेरे पास ना तो कोई डोनर है, तो ना तो मेरे पास अब कोई फाइनेंशली सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं अपना डायलिसिस करवा सकूं, अपना इलाज करवा सकूं, अपना किडनी ट्रांसप्लांट करा सकूं। फिर मैंने कोशिश की, पता किया कि मेरा ट्रांसप्लांट कहाँ हो सकता है। पाकिस्तान में तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में बगैर फैमिली डोनर के यहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं होता है जी। तो मैंने सर्च की, मैंने आलमगीर साहब हमारे लेजेंड सिंगर हैं, अमेरिका में होते हैं, मैंने उनसे बात की। उनका भी एक रीट्रांसप्लांट हुआ था अमेरिका, जॉर्जियो एटलांटा सिटी से। ठीक। तो वहाँ पर मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मेरा कम से कम 5-6 करोड़ रुपए का ख़र्चा हुआ था और आप इतने पैसे जमा कर लें और आप अमेरिका एटलांटा जॉर्जियो सिटी से अपना रीट्रांसप्लांट करवा लें और फिर आप इंशाल्लाह नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएंगे। मैं तो सारा कुछ बेच के ख़त्म करके बिल्कुल जिसको कहते हैं कि सड़क पर आ गया था और अल्लाह के भरोसे पर मैं ज़िंदगी जी रहा था। तो फिर मैंने अपील शुरू कर दी लोगों से कि मेरा अगर कोई मदद कर सकता है तो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दे और मैं ताकि अपना इलाज करवा सकूं। मैंने गवर्नमेंट से अप्लाई किया, अपील की। हमारे वज़ीर आला साहब ने टीम भेजी मेरे घर पे, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि हम बिल्कुल आपका इलाज करवाएंगे। उसकी भी न्यूज़ पड़ी हैं, तमाम देख सकते चैनल्स पर। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने भी मेरा कोई साथ नहीं दिया अब तक, तो मैं उनका भी मुंतज़िर हूँ कि मेरा इलाज करवाया जाए। और मैं अपने तमाम देखने सुनने वाले अपने फैंस का भी मुंतज़िर हूँ कि ख्वाहिशमंद हूँ कि मेरा इलाज करवाया जाए, मुझे अमेरिका से मेरा रीट्रांसप्लांट करवा दिया जाए। और मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा 3.5 साल का है माशाल्लाह, एक बेटा 2 साल का है। जो 2 साल का मेरा बेटा है उसका पैदाइशी आंतड़ियों का पेट का मसला है। अच्छा। उसके अंदर के पेट की आंतड़ियाँ प्लास्टिक की उनको डालनी है, 3 ऑपरेशन बताए हैं डॉक्टर ने। तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उनके ऑपरेशन करवा के बच्चे का अपने का इलाज करवा सकूं। और जितनी जमा पूंजी थी मेरे पास, जो कुछ भी था, 7 साल से अब तक तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए सब कुछ मेरे पास जो था मेरे अकाउंट्स में था, मेरे प्रॉपर्टीज़ थी, गाड़ियाँ थी, सब कुछ बिक गया। तो अब मैं समझ लें कि अल्लाह के आसरे पर मैं बैठा हूँ और किसी अच्छी उम्मीद पर हूँ कि मैं दोबारा से रिकवर हूँ। मुझे आप लोग, मेरे फैंस मुझे सपोर्ट करें, मेरा ट्रांसप्लांट करवाएं, मुझे डोनेशन करके मुझे अमेरिका भेजें ताकि मैं वहाँ से अपना ट्रांसप्लांट करवा लूँ, रीट्रांसप्लांट, ताकि मैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ। जी। असद, ये बताएं कि जो मीडिया की फ्रेटर्निटी है, जो आपके अपने साथी कॉलीग्स वगैरह हैं, उनका क्या रिस्पांस आया, क्या रद्द अमल आया आपकी मदद के हवाले से? वो क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं? मुझे सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे एक्टर भी हैं और इंसान भी हैं। इमरान अशरफ भाई, इमरान अशरफ, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनकी मुझे बहुत मदद मिली। उन्होंने मेरा स्टेटस जो था, मेरी तस्वीर को, मेरे अकाउंट को उन्होंने अपनी वॉल पर, अपने इंस्टा पर, मुख्तलिफ अपने पेज पर शेयर किया। तो उसकी वजह से मुझे उनके फैंस ने कुछ थोड़ा बहुत मुझे मदद की है, इमदाद की है, सिर्फ़ उनकी वजह से। उसके बाद अभी तक मुझे फ़िलहाल तो कोई रिस्पांस अच्छा नहीं आया। तो रात को मेरी अदनान सिद्दीकी भाई से बात हुई है, हमारे एक्टर जो हैं, उन्होंने भी अब शेयर किया है। तो इसके बाद अभी भी उनका भी थोड़ा बहुत मुझे आसरा मिला है। तो 5 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा गोल है।
तो ये अगर मिलके सब इंडस्ट्री के लोग पूरा कर सकें तो कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। नहीं तो मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के कुरान बराबर में आयत है, कुरान की आयत अगर आप मेरी जान बचाएंगे तो आप समझ लें पूरी इंसानियत की जान बचाएंगे। और मेरे पास कोई घर भी नहीं है। मैं एक गांव से, फैसलाबाद के साथ एक सतियाना बंगला गांव है जी। तकरीबन फैसलाबाद से 50 किलोमीटर का फासला जाने का और 50 ही आने का। यहाँ से रोज़ मैं डायलिसिस के लिए जाता हूँ, फैसलाबाद आता हूँ सतियाना से, और डायलिसिस करवा के बाइक पर रोज़ ही मैं वापस जाता हूँ। मेरे पास कोई कन्वेंस भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, और मेरे लिए बहुत मुश्किल लाइफ है और बहुत मुश्किल इम्तिहान है। और मेरा परवरदिगार अल्लाह मुझे इस इम्तिहान में कामयाब कर दे, बस अल्लाह राज़ी हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा भाई, हमने भी जब ये न्यूज़ देखी थी तो इमरान अशरफ साहब की ही वो सोशल मीडिया पर देखी थी, और वाकई बड़ी बात है कि वो किस तरीके से लोगों की मदद के लिए और अपनी मीडिया की फ्रेटर्निटी की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी अदनान सिद्दीकी साहब का भी नाम लिया आपने, इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये सारे जो 2 लोग जिनके नाम आपने लिए उनके अलावा और भी लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। जफर की ट्वीट मैंने देखी, जफर साहब की ट्वीट मैंने देखी। बिल्कुल ये सब लोग जो है वो करते हैं। आहिस्ता जैसे जैसे पता चल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं चल रहा, लेकिन हुकूमत के हवाले से जो आपने बताया कि उन्होंने वादा किया था और फिर वो उस पर कोई पेशरफ नहीं हुई, तो कुछ कहना चाहेंगे दोबारा? क्या अपील करेंगे हुकूमत से, क्या कोई अपील है? बिल्कुल, मेरी अपील सबसे पहले तो यही है कि मेरे पास सबसे पहले तो सेहत नहीं है, तंदुरुस्ती नहीं है, मुझे ट्रांसप्लांट की सख्त ज़रूरत है। अगर मेरी गवर्नमेंट सुन रही है हमारी, तो अगर मेरा गवर्नमेंट इलाज करवा दे, ट्रांसप्लांट करवा दे, रीट्रांसप्लांट गवर्नमेंट करवा सकती है अमेरिका से या किसी भी कंट्री से या पाकिस्तान से, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट करवा दे। अगर नहीं तो मेरे तमाम फैंस, तमाम देखने सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसे ट्रांसफ़र करें, ताकि मैं सारे पैसे इकट्ठे करके अपना अमेरिका जाके अपना रीट्रांसप्लांट करवाऊँ और आपको दुआएं दूंगा। और मेरे पास कोई घर भी नहीं है, कोई कन्वींस भी नहीं है, तो ये तो अल्लाह की रज़ा है, सब कुछ हर चीज़ अल्लाह की रज़ा है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं फुल अरूज पे था तब भी मैं शुक्र अदा करता था, और आज मैं इस मुसीबत में हूँ, इस मुश्किल टाइम में हूँ, अब बल्कि मैं ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ इसकी ज़ात का कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस हाल में भी उसने मुझे रखा है मैं बहुत उसका शुक्रगुज़ार हूँ। बिल्कुल सही। और मुझे इस नाचीज़ को अल्लाह पाक ने इस काबिल हमेशा समझा करना कि मुझे इस तकलीफ़ में भी डाला है, तो मैं फिर भी शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन मैं अपने देखने सुनने वालों से अपील करूंगा कि अगर मेरा साथ दे सकते हैं तो मेरा अकाउंट नंबर आपको फेसबुक पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा, मेरे सोशल मीडिया के पेज हैं, आपको मुख्तलिफ हमारे इमरान अशरफ भाई की वॉल पर मिल जाएगा, तो आपको डिटेल मेरी सारी मिल जाएगी। डायरेक्ट मेरे अकाउंट में असद अब्बास के टाइटल के नाम से मेरा अकाउंट आएगा, असद अब्बास, तो आप इसमें मुझे पैसे ट्रांसफ़र करें और मैं सेट हो जाऊँ। अच्छा असद भाई, आपकी इस वक्त गुजर बसर कैसे हो रही है? अल्लाह जानता है, अभी मेरा बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर चल रहा है। और मैं सतियाना गांव से आता हूँ, रेंट पे वहाँ पर भी मैंने घर लिया हुआ है, 20,000 रुपये मैंने रेंट दे रहा हूँ वहाँ पर। और इसके अलावा मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आज की एक दिन पहले मुझे इमरान अशरफ भाई ने, उनका जब स्टेटस मिला था, उन्होंने मेरा स्टेटस लगाया था अपनी वॉल पे अकाउंट का, तब मुझे कुछ पैसे डोनेट हो गए थे उनके अकाउंट, मतलब उनके फैंस ने मुझे भेज दिए, जिसकी वजह से मेरे कुछ डायलिसिस, कुछ दिनों के डायलिसिस वो माशाल्लाह से अब चल रहे हैं। मतलब मैं तसल्ली से बैठा हूँ उस वक़्त तक के लिए, मुझे सुकून का सांस है। जब वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर अल्लाह मालिक है, अल्लाह वारिस है, जैसे सबका वारिस है सबका मालिक है, उसकी रज़ा है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपका जो मशहूर गाना था कदी आमिल सांवल यार, जिसके पीछे जो भी मेहनत थी वो सब सिलसिला आपने देखा और उसके बाद आपको असल में उरूज मिला, उसके पीछे की ज़रा कहानी भी सुनाएं कि उसके पीछे का क्या कहानी थी? जी बिल्कुल, मैं तब से मैं बीमारी में तो 7 साल से मुब्तला हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि मेरा ये गाना माशाल्लाह से पूरी दुनिया में जिन्होंने सुना है, वो तो पाकिस्तान में तो शायद अब सुना गया होगा, लेकिन ये इंटरनेशनली इंडिया में भी बहुत से कंपटीशनों में ये गाया जाता है। बिल्कुल, और माशाल्लाह मुझे फॉलो किया जाता है। मेरी एक वेरिएशन होती है आवाज़ की, वो सारे अंदाज़ को, मेरे वेरिएशन को कॉपी करके गाया जाता है।
और ये सब अल्लाह की देन है और मैं उस परवरदिगार का बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार भी होना चाहिए और बस हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपकी ये परेशानी जो है वो दूर करे। जाते जाते मैं चाहूँगा कि आपका जो काम है वो है अपनी आवाज़ का जादू जगाना, तो अपनी आवाज़ का जादू अपने किसी भी पसंदीदा गाने की सूरत में अगर आप जगा दें हमारे नाजरीन के लिए, वो भी देखेंगे और हमारी उनसे पुरजोर अपील है कि आपकी मदद के लिए सब लोग आगे बढ़ें। जी मैं अपने तमाम फैन से ये सुनाऊंगा और मैं हाथ जोड़ के माजरत भी करूंगा क्योंकि मैं डायलिसिस से आया हूं, मेरी तबीयत आपको मैं बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप समझ लें कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर जा याद रहे। तो मैं आपको सुनाता हूँ। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जात, बसो हमारी नगरी मोहे सुंदर मुख दिखला, ओ कया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू क्या बात है, चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे। असद अब्बास साहब, क्या आपकी खूबसूरत आवाज़, क्या खूबसूरत अंदाज़, और वो जो आवाज़ का जादू है वो अभी भी वाकई है, सर चढ़ के बोलने वाला जिसको कहते हैं ना। और मुझे यकीन फैंस आपके देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वक्त, जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो यकीनन आगे बढ़ेंगे आपकी मदद के लिए और अल्लाह ताला कोई न बहुत शुक्रिया अदा करेंगे असद अब्बास साहब का कि उन्होंने वक्त दिया हमें। डायलिसिस से वो सीधा हमारे स्टूडियो आए और उन्होंने ये बातचीत की हमसे। अब आप सब लोगों पर है कि अब आप लोग आगे बढ़ के क्या करते हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। बर्लिन में हुए स्पेशल ओलंपिक्स और वहाँ पर पाकिस्तानी टीम ने 11 गोल्ड मेडल्स हासिल किए, कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अब ये जो स्पेशल ओलंपिक्स की जो टीम है उसके कुछ मेंबरान जिन्होंने मेडल्स जीते हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे तारुफ़ करवाता चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जी मशाल तनवीर। मशाल तनवीर ने जी बास्केटबॉल में मेडल जीता है, टीम इवेंट था ये, इनसे इसके बारे में बात करेंगे। फिर हमारे साथ मौजूद है उस्मान कमर जो कि साइकिल चलाते हैं, है ना, और साइकिलिंग में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं जी, 2 किलोमीटर में और 5 किलोमीटर में, तो इनसे भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं शुमाइला इरम साहिबा जो कि असिस्टेंट हेड ऑफ डेलीगेशन थी स्पेशल ओलंपिक्स टीम की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी, ठीक सही है, गुड है, जीत कर आए हैं तो ऐसे पहले ऐसे करना है, यस यस, सबसे पहले ऐसे कर देना है, यस। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी खैर मुबारक, और सारी टीम जिसने गोल्ड मेडल जीता है, जिसने मेहनत की है, जाहिर है उनके हेड्स और जो भी कोचेज रहे हैं और जिन्होंने उनको गेम्स में मदद की है। ये बताएं शुमाइला साहिबा कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, जाहिर है क्योंकि एक डिफरेंट स्पोर्ट है, डिफरेंट तरीके से खेली जाती है। वो एक ओलंपिक्स है जो आमतौर पे हम जानते हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं हम कर सके ना, वहाँ तो बिल्कुल ही हम सिफर रहे हैं। इन बच्चों ने इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है, कितना मुश्किल या आसान प्रोसेस था इन सब के लिए भी और आप सब के लिए भी? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि अभी हम कल वापस पहुंचे और आपने नाज़रीन तरले करके मिन्नते करके फौरन से पहले आप आए और हमारे चैंपियंस है ना भाई, मुलाकात कराएं। बिल्कुल, दे डिजर्व टू बी हियर। ये ज़रूरी है इन सबकी मोटिवेशन के लिए और इनको अपनी सोसाइटी का हिस्सा बनाने के लिए, तो ये मोटिवेशंस और ये अप्रिसिएशंस बहुत ज़रूरी हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच। यस,
इट्स अ डिफ़िकल्ट जर्नी। अब जिस तरह बात कर रही थी मेन स्ट्रीम ओलंपिक्स की, तो वो एक अलहदा सेटअप है। दुनिया में 3 तरह की ओलंपिक्स होती हैं, मेन स्ट्रीम है, पैरा ओलंपिक्स है और एक स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स है। इन गेम्स में जो है मेंटली चैलेंज एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और इस दफ़ा भी जो है 182 मुल्कों से जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट किए बर्लिन में, और एक टफ चैलेंज था। एक बड़ा डेलीगेशन 128 लोगों का, जिसमें एथलीट्स, यूनिफाइड पार्टनर्स, कोचेस, डॉक्टर्स, वो सब मौजूद थे। पिछले 5-6 सालों से इस सब की तैयारी जारी थी, क्योंकि इन सब बच्चों के साथ काम करना, उसके लिए पेशेंस चाहिए, रेपिटिशंस चाहिए, कोचेस ऐसे चाहिए जो कि वेल ट्रेंड हों स्पेशल पर्सन्स के साथ काम करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के पास वॉलंटियर्स की इतनी बड़ी टीम मौजूद है कि हमारे लिए ये सफ़र जो है आसान होता गया माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह उस सफ़र की कहानी आपके सामने है कि वी बैग्ड लॉट्स ऑफ मेडल्स अल्हम्दुलिल्लाह। किस किस गेम में जीते हमने? हम लोगों ने 11 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, साइकिलिंग, हॉकी, बास्केटबॉल, स्विमिंग, बॉची, यानी 11 डिफरेंट स्पोर्ट्स थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हर स्पोर्ट्स में हमारा कोई बच्चा जो है एथलीट मेडल्स के बगैर वापस नहीं आया, और हम किसी चीज़ से खुश हैं। क्या बात है, जबरदस्त, वेरी गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कल लैंड भी किए तो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद तीनों एयरपोर्ट्स पे इतना अच्छा वेलकम हुआ इन बच्चों का, इन खिलाड़ियों का। इनके पेरेंट्स तो थे ही, ऑडियंस ने जो वहाँ पे जितने मौजूद लोग थे शायद वो किसी और को लेने आए थे, लेकिन उन्होंने जो है वो बहुत वालहाना तरीके से इन सब का इस्तकबाल किया। और हम लोगों के जो है एडमिनिस्ट्रेशन थी तीनों जगह पे, हमारे सबके आंखों में आंसू थे कि इतना तो आप बोलते हुए भी आपकी आंखों में आंसू है। ऐसा है, ये फीलिंग है ऐसी है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसको पेरेंट्स जाहिर है वो ट्रस्ट लेवल किस तरह डेवलप हुआ कि भाई जाहिर है एक बच्चा है वो अपने माँ बाप के बगैर तो कभी नहीं रहा, तो आप लोगों के साथ इतना दूर 7 समंदर पार भेज दिया और उधर मेहनत मुशक्कत भी आपने इनसे करानी है, सही है। तो वो किस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ? जो स्पेशल ओलंपिक्स का जो मिशन है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ ही है कि इनको इंडिपेंडेंट किया जाए, कि ये माँ बाप के बगैर रह सके। क्योंकि एक जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि दे आर नॉट फिट फॉर जॉब और ये कुछ कर नहीं सकते। और इसी एक जो कह रहे हैं कि अब टैबू को तोड़ने के लिए या एक मिसकंसेप्शन को तोड़ने के लिए और इनको एक्सेप्टेंस की तरफ के लोग इनको समझें, इनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएं। इनको पहले तो जिस तरह ये अल्लाह ने इनको पैदा किया एक्सेप्ट करें, द वे दे आर, इनको इसी तरीके से एक्सेप्ट किया जाए और हम चेंज हों इनकी एबिलिटीज़ के हम असल में मेंटली दे आर डिफरेंटली एबल्ड। हम लोगों की एबिलिटीज़ हैं किसी और तरीके से हैं, इनकी एबिलिटीज़ और हैं। हम इनको ग्रेड्स पे टेस्ट नहीं कर सकते कि हम लोगों ने इनको एजुकेशन पे शायद ये इतना ना अच्छे हों, लेकिन ये और इतनी स्किल्स हैं जिस पे ये काम कर सकते हैं। और यही एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो है वो मिशन है हमारा, कि हमने इन्हें माशरे का कारामद हिस्सा बनाना है, बजाय इसके कि एक आइसोलेशन में इनको रखा जाए। बहुत अरसा जो है आइसोलेशन में सेग्रीगेटेड एनवायरनमेंट इनको दिया गया, लेकिन अब जो है पूरी दुनिया में स्पेशल ओलंपिक्स जो है वो इंक्लूजन की थीम के ऊपर भी काम कर रहा है। और इसी सिलसिले में आपको पता है जैसा स्पोर्ट्स और कल्चर दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप किसी भी तरह का इमेज जो है वो बिल्ड कर सकते हैं और परसेप्शंस चेंज कर सकते हैं। तो यही एक थ्रू स्पोर्ट्स को हम एक मीडियम ऑफ रिहैब कह लें, उसको एक ऐसा टूल कह लें कि जो इनके लिए हम यूज कर रहे हैं ताकि ये बहुत सारी चीजें इंसान सीखता है जिंदगी गुजारने के लिए। चैंपियंस से कुछ बात कर लें जरूर। अब अगर किसी ने कुछ बोला ना तो नहीं होगा, बिल्कुल बातें आप लोग अपनी लगी हुई हैं। हाँ अच्छा जी, उस्मान साहब साइकिल चलाते हैं? जी मैं साइकिल चलाता। 2018 में मैंने 3 मेडल्स जीते थे, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते थे 2018 में। और फिर उसके बाद फिर मैं गिलगित गया था, वहाँ पे भी मैंने साइकिलिंग की थी और वहाँ पे मैंने शील्ड ली थी वहाँ से। वेरी गुड। और मेरे साथ मैम शुमाइला भी थी, गई थी हमारे साथ, गई। उन्होंने कुछ लिया? इनको भी शील्ड मिली थी, सबको शील्ड मिली थी। अच्छा, अब जो आपने 2 गोल्ड मेडल लिए हैं वो बताएं ना, कौन से, किस तरह ये दोनों जो है ये गोल्ड मेडल सारे जी, ये दोनों रेसों में मैंने फर्स्ट पोजीशन ली है। हैवी है, असली गोल्ड है ये? जी बिल्कुल मेटल है। अच्छा, तो ये 2 रेसेस कौन सी थी? ये दोनों रेसेस जो थी, जो रेस मेरी हुई थी, ये फर्स्ट दोनों 5 और 2 किलोमीटर जी। तो उसमें मैंने एक में तो फर्स्ट पोजीशन ली थी और फिर दूसरी रेस में भी फर्स्ट पोजीशन ली थी। वाह,
तो वहाँ पर दोस्त बन गए आपके? जी, काफ़ी सारे दोस्त बने थे, बहुत अच्छा टाइम हमारा, बहुत अच्छा साथ गुजरा और हम पता भी नहीं चला किस तरह टाइम गुजर गया। अच्छा, साइकिल चलाना थोड़ा सीखना है मुझे आती तो है जी जी, लेकिन स्पीड ज़रा कम है। अच्छा, तो आपके पास अगर साइकिल है तो मैं आपके उसकी थोड़ी सी आपको थोड़ा सा गाइड में कर सकता हूँ कि आप किस तरह आप साइकिल चला सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि पहले जब आप साइकिल पे जब आप चलाते हैं ना, तो आपने अपनी जब ऐसे ऐसे करके अपनी स्पीड आप थोड़ी ज़्यादा करेगा, ठीक है, और जब आपने जब ज़्यादा स्पीड करनी हो तो आप थोड़े से गेयर्स को थोड़ा सा अपने गेयर्स निकालने फिर लगाना है आपने। हाँ, गेयर वाली है साइकिल, गेयर वाली ही है, बस चले कुछ प्रैक्टिस करूँगा फिर मैं आपसे कोई रब्ता जी करूँगा। जी, हो सकता है आप अपना ये गोल्ड मेडल मुझे दे दें कि वाह वाह वैस तुमने बड़ा अच्छा चलाया। अच्छा मशाल, कैसी हैं? ठीक हो, आप सुनाएं? गुड। गेम कौन सा था आपका? बास्केटबॉल। वो क्या सुनाए, जीत के आप आई हैं, आप सुनाएंगी। कैसे जीती, क्या किया? बस जीत गए। बस जीत गए ये। तो बास्केटबॉल पसंद है आपको? बास्केटबॉल वैसे मेरा फेवरेट मैच है, मुझे वैसे उसमें घुसा दिया। अच्छा, तो बास्केटबॉल खेलने में मजा आता है जी। आपकी जो टीम है वो कौन से नंबर पे आई थी? चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे आई थी, ओके। और पहले नंबर पे कौन सी टीम थी? पता है। कौन सी टीम थी पहले नंबर पे? अच्छा, जर्मनी थी। अच्छा, अगली दफा फिर हराना है उनको जी। तो आपने कैसे बास्केटबॉल खेलना सीखा, कुछ बता सकती हैं? ओलंपिक्स की तरफ से खेलना सीखा। किसने सिखाया, कौन थे कोच कैसे थे? सर बंगिश थे और सनवीर थे। अच्छे डांटते वो नहीं डांटते, डांटा करें कोच साहब, क्या कर रहे हैं, डांटे बगैर गेम कैसे होती है? हाँ, तो टीम में आपकी अच्छी दोस्ती किससे है? सबसे अच्छा दोस्त कौन है टीम में आपका, अपनी टीम में? सोचे नाम बताएं। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। अकेले खेलूंगा मैं, बस ठीक है, सही है, अकेले खेलूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, और ये बताएं, अब बर्लिन आप लोग गए थे, बर्लिन कैसा लगा? अच्छा था। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा, सब ने बहुत अच्छा ख्याल रखा और सब ने बहुत प्यार दिया और वो बहुत, और साथ में हमारे पेरेंट्स की भी बहुत मेहनत थी जो हम इस मकान तक हम पहुँचे हैं यहाँ पे। अभी तो और भी आगे जीतना है। बिल्कुल, बहुत आगे जाना है। बहुत आगे जाना है अभी। तो आपको कैसा लगा बर्लिन? अच्छा लगा। कुछ लाई है वहाँ से? नहीं, चॉकलेट, कोई चॉकलेट, कोई चीज कुछ ली है? ऐसे ही आ रही थी तो ले आती, गिफ्ट ले आती। चलो अगली दफा जाओ ना। हाँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए लेकर आया था। क्या लाए? मैं अपनी मदर के लिए जो है, मैं उनके लिए परफ्यूम लेकर आया था जर्मनी से। ओह माशाल्लाह। और अपने फादर के लिए मैं वहाँ से चॉकलेट्स और सिस्टर के लिए लेकर आया था। जबरदस्त, बेहतरीन भाई, सैर कराई है, यानी कि आप लोगों ने तफरीह कराई है वहाँ पे। जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा जबरदस्त काम किया जी। और पूरी सारी जो कौम देख रही है ना आपको, सबकी तरफ से तालियां आपके लिए भाई, सबकी तरफ से थैंक यू कि आप लोग इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आगे हमने 11 तो नहीं 22 मेडल जीते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू जी। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कौमी बजट जो है वो मंजूर हो गया, पता नहीं कसरत राय से हुआ या किस राय से हुआ, लेकिन बहरहाल वो मंजूर हो गया। सारी ऐवान में ऑपोजिशन थी कोई नहीं, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने मंजूर करा लिया। अब उसमें बहुत सी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आम आदमी को समझ में नहीं आई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आम आदमी के हवाले से हुई हैं उस बजट में और उसको अभी तक इल्म नहीं है उनका। तो इन हवाले से हम बात करेंगे, ख़ास तौर पर जो सैलरीड क्लास है, पेंशनर्स हैं, इनके हवाले से फ़ाइनल हतमी फ़ैसले क्या हुए हैं, क्या ऐलानात हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और 92 न्यूज़ के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रियाज उल हक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। और मलिक अहमद शहजाद साहब भी मौजूद हैं, शहजाद अहमद मलिक साहब भी मौजूद हैं जो कि ICMA के प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं सर, आपसे हम लेंगे टैक्सेशन के हवाले से थोड़ी सी आसान अल्फाज में ज़रा मुख्तसरन हमें ये समझाएं। रियाज साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं, हमारे साथ हुआ क्या है?
सबसे पहले मैं इस्लामाबाद से शुरू करता हूँ कि ये शायद मेरा ख्याल है हमारे बहुत से लोगों के इल्म में नहीं है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उस पे FED 15% लगाने का फ़ैसला किया गया है। तो बाकी मुल्क के दूसरे हिस्सों की निस्बत इस्लामाबाद वाली बिजली जो है 15% महंगी जो है आइंदा से 1 जुलाई से, यानी अगस्त से जो उनके बिल्स आना शुरू हो जाएंगे। ये वाहिद इस शहर की खुसूसियत है जो अब हमारे लिए हैरान कुन तौर पर ये बजट में शामिल की गई है। ठीक है। उसके अलावा क्या किया गया कि जितना फ्रोज़न आइटम्स थे, यानी जिसमें मछली आ जाती थी, जिसमें चिकन आ जाता था और जो दूसरे मीट वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सब पे जो है वो तकरीबन 17 to 18% जो है वो सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। मतलब तो वो ये भी सारा फ्रोजन जो है जो हम यहाँ से खरीदते हैं यहाँ की कंपनियों का, जो यहाँ की नहीं यहाँ की कंपनियों का जो खरीदते हैं उन सबको महंगा कर दिया गया है। 17% एक्स्ट्रा टैक्स? जी 17% एक्स्ट्रा लगा दिया गया है। मतलब अगर वो पहले 100 रुपए की मिल रही थी टैक्स समेत तो अब 117 की मिलेगी? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये कम जो है ना 3-4 दिन बाद यानी ईद के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो गोश्त यानी कि ईद पे पहले हम जानवर कुर्बान करेंगे फिर खुद कुर्बान होंगे? जी पहली कुर्बानी जो है वो होगी, उसके बाद बाकी कुर्बानी हुकूमत आपसे करवाएगी। एक तो ये हो गया। और दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि ACs जो लेदर की जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे भी जो FED है वो 17 to 18% कर दिया गया है। तो उसके अलावा जो डेयरी का जो जितनी प्रोडक्ट्स हैं, मक्खन वगैरह जितना हो गया वो भी महंगा हो जाएगा, उस पर भी 17% FED वो लगा रहे हैं। और इसके अलावा जितना दूसरी जो खाने पीने की अशिया हैं जिसमें गर्म मसाले आ जाते हैं, जिसमें दूसरे पैकेट्स वाले और दूसरे, यानी अब ये होगा कि मिसाल जितनी प्रोडक्ट्स हैं कंपनीज आती हैं जिसमें गर्म मसाले और दूसरे छोटे छोटे मसाले होते हैं वो तमाम महंगे हो जाएंगे। तो जो खुला बेच रहा है वो कहेगा अगर ये 80 रुपये का एक बॉक्स आ रहा है और ये पहले 70 का आता था तो मैं जो 60 का खुला बेच रहा हूँ तो मैं भी 70 का ही कर देता हूँ, तो उस पर भी बाकायदा असर आएगा। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है फ्रोजन फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं है, गर्म मसाले सेहत के लिए अच्छे नहीं है। ये हुकूमत आप देख रहे हैं ना कि क्या उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है? जी ये है असल में। बताएं और बताएं। अच्छा ये तो हो गया, ये खाने पीने और इस तरह की चीज़ें हो गई। इसके साथ आए कि अब जो इन्फ्लेशन है और हमने देखा कि स्टेट बैंक का हाईएस्ट एवर जो पॉलिसी रेट था वो 22% इन्होंने कर दिया, 22 कर दिया। ठीक है। अब इससे जो इन्फ्लेशन 38 पॉइंट समथिंग है वो मेरा ख्याल है कि 40 को टच कर जाएगी अगले तकरीबन 5-6 महीने में, क्योंकि IMF के सामने जितनी भी गुजारिशात थी उनकी वो हमने मान ली। पहले हमने कहा कि जनाब ये जियोपॉलिटिकल है, हमने थ्रेट करना शुरू किया। हमने कि आप कौन होते हैं हम ये कहने वाले, आप कौन होते हैं हम ये कहने वाले कि मिसाइल सिस्टम हम कौन सा चलाएंगे। लोग हैरान हो गए, पता नहीं IMF ने कह दिया कौन सा मिसाइल सिस्टम, क्या हो गया। फिर जनाब फाइनेंस और आगे पीछे लोगों से कहा हमें तो नहीं पता पता चला डार साहब को नया जो है वो खेल रहे थे ताकि लोगों को अपील किया जाए जनाब ये देखें हमारे डार साहब फ्रंट पे लड़ रहे हैं नजरियाती जंग इस अब जो नजरियाती जंग, तो जनाब वो ऐसे गिरे कि जनाब तमाम बातें उन्होंने मान ली। रात को जो है नेथन पोर्टर का भी बयान आ गया, IMF जो मिशन पाकिस्तान उनका बयान आ गया कि जी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम यूं हुई है। जी तो आपके जो फूड बास्केट है सबसे ज्यादा वो डिस्टर्ब होगी। उसके अलावा इवन जो बिजली और दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका सामान है उस पर भी आस्ता आस्ता असर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जब हिट करती है तो वो अक्रॉस इम्प्लोड करती है और हर तरफ जो है वो हिट करती है। अच्छा मलिक साहब आपकी तरफ आऊंगा मैं, ओवरसीज के लिए क्या किया है इस बजट में? ओवरसीज़ के लिए हमेशा हमारी तरफ से यही प्रपोजल्स रही हैं, चाहे वो हम प्रोफेशनल बॉडी की तरफ से या बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से, कि उनको बेनिफिट दिया जाए। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो क्रंच है हमारे पास, एक जिससे IMF बात हो रही है और हम उनके पास लोनिंग के लिए जा रहे हैं, एंड दिस इज़ आर इजी सोर्स कि हमारे अपने लोग जो बाहर काम कर रहे हैं वो पैसा भेजें। तो उनको इंसेंटिव दें आप। तो वो लेकिन यहाँ पे ये हुआ है कि फाइनेंस बिल में एक इंसेंटिव दिया गया था और दैट वाज वेरी अप्रिशिएबल कि इस मुश्किल टाइम में भी थी, लेकिन एक अनयूजुअल बजट हम कह रहे हैं और इलेक्शन का बजट था, वी आर एक्सपेक्टिंग मोर। लेकिन उन्होंने जो 2% का हमारा है कि ट्रांसफ़र के वक्त होता है, जो कि अब अगले साल से वो 3% हो गया है, ग्रेट 1% बढ़ा भी दिया। तो उस पर उन्होंने एग्जाम्पशन दी थी, लेकिन IMF इज़ टोटली अगेंस्ट एग्जाम्पशन। वो तो कोई भी एग्जाम्पशन एक्सेप्ट नहीं कर रही। इवन लास्ट ईयर में सैलरीज वालों पे उन्होंने टैक्स क्रेडिट सारे ख़त्म किए। तो इस दफ़ा वो पहले हुआ, लेकिन जब फाइनेंस एक्ट पास हुआ उसमें वो एग्जाम्पशन ख़त्म कर दी। तो इस तरीके से अब वो बेनिफिट जो एक बड़ा अपरेंटली नज़र आ रहा था उसको उन्होंने वेव ऑफ कर दिया। ठीक है। अच्छा ये जो इन्होंने बताया कि जो 22% हमने जो है अपना रेट कर दिया है, जी तो उसका जो है वो इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए उसमें इन्फ्लेशन आएगी,
और डेफिनेटली, और उसका पहली परचेजिंग पावर जो है वो लोगों की एज़ कम्पेयर टू सैलरीज वो बहुत नीचे जा चुकी है। और इस बजट में भी खुद जो है गवर्नमेंट कह रही है कि जी वी आर एक्सपेक्टिंग 21% इन्फ्लेशन, बट जो प्रैक्टिकली है दैट इज़ अराउंड 40%, जो कि जिसका इम्पैक्ट टैक्सेस की वजह से भी और डॉलर की जो डिप्लीशन है उसको वो कवर कंसिडर नहीं कर रहे, उसकी वजह से बहुत बड़ा है। खुद गवर्नमेंट कह रही है कि जी डॉलर जो है 240 पे 50 पे होना चाहिए, उसका ये एडजस्टेड रेट ये है, लेकिन इस वक्त हम 320 पे ऊपर जा रहे हैं, उसका लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। और हमारे यहाँ एक दफ़ा जब रेट बढ़ जाता है, चाहे ऑयल का हो, उसका वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। टैक्सों में क्या हुआ है, वो 5 लाख वाली जो सैलरी और 2 लाख वाली सैलरी और ये सब, उस पे ये हुआ कि जब ये मीटिंग्स हो रही थी, 2 चीज़ों का मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक किस्म के रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। पहला ये था कि जब फेडरल कैबिनेट की मीटिंग पार्लियामेंट में हो रही थी बजट पास होने से पहले, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म फॉर्मली साइन करते हैं, तो जो अमूमन आधे से घंटे से 45 मिनट का जो बजट का वो होता है कैबिनेट की मीटिंग और उस पर साइन हो जाते हैं, वो तकरीबन 1.5-2 घंटा जो है अंदर मीटिंग होती रही और बहस व मुबाहिसा होता रहा। वो क्या था कि तमाम काबीना के मेजॉरिटी जो मेंबर्स थे काबीना के, डार साहब और प्राइम मिनिस्टर के अलावा, उन सब का ये कहना था कि हमारे पास हम जो कुछ किसी को दे सकते हैं वो ये सरकारी मुलाजिमीन हैं, तो उनकी जो तनख्वाह है वो कुछ बढ़ा दी जाए। तो इनका प्लान था कि 15 से 20 और मैक्सिमम 25 हम करेंगे। फिर जनाब वो इतना रोला हुआ कि पौने 2 घंटे तक वो लगे रहे, तो 30 और 17 से 22 के लिए 30 और 1 से 17 के लिए 35 कर दी गई। फाइन ये हो गया। दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि 2 से 3 लाख जो माहाना कमा रहे हैं, अब पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास इस वक्त जो आ चुकी है, वो शायद अगर 3-4 साल पहले वो 1,20,000 और 1 लाख तक थी, तो अब वो तकरीबन 3 लाख पे आ चुकी है। बड़ा खुशी लगती होती है कि 3 लाख रुपए तनख्वाह कोई ले रहा है, या कोई 5 लाख 6 और 8 इस तरह चलते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो जो मिडिल क्लास का जो 3 लाख ले रहा है उस पर 22 पॉइंट समथिंग जो है ना वो इन्होंने परसेंट इन्होंने ये टैक्स लगा दिया है। अब साल का ये अच्छी खासी रकम बन जाती है। अब वो रात भी कुछ दोस्तों से बात और वो ये कह रहे थे कि हम ये टैक्स जब देंगे, हमें रिटर्न में रियासत क्या दे रही है। यानी क्या, मैं इस्लामाबाद की अगर बात की जाए सिर्फ, तो यहाँ पे कौन से वो अस्पताल है कि मैं साल का तकरीबन 2-3 सैलरीज उनको दे रहा हूँ, अगर मैं मेरी 2-3 लाख तनख्वाह है, तो मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है? ख्याल मिल रहा है, ख्याल, अस्पताल नहीं मिल रहा, हुकूमत ख्याल कर रही है कि आपसे लेट है। तो जो 2, 3, 6, 8, 10 लाख वाला जो वो था वो तो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया। यानी 2-3 लाख वाला जो फार्मूला था, इस पे बहुत ज़्यादा बहस हुई। उन्होंने कहा कि जी 2-3 लाख तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, हम उसे भी स्क्वीज करने जा रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास वो है, तो हम क्यों 20% तक वो हो रहा है, हम क्यों 22 पॉइंट। और ये वो क्लास है जो ऑलरेडी टैक्स दे भी रही है। जी ऑलरेडी टैक्स दे रही है 80% दिन में 20% तो ऑलरेडी वो दे रहे थे। इसी तरह 22 और 24 और 26 जो स्लैब्स है सारी, अब मजीद उनको स्क्वीज कर रहे हैं। पेंशनर्स का क्या हुआ? उसकी वजह अच्छा, पेंशनर्स का ये किया है, जो अच्छी 1-2 चीज़ें हुई हैं वो ये हुई हैं कि इन्होंने जो 2-2, 3-3 पेंशन ले रहे होते थे, और जिसमें मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के जो लोग हैं और इसी तरह दाएं बाएं जो हैं, वो ये क्या करते थे कि एक जगह से रिटायर हुए और दूसरी जगह सिविल एविएशन में लग गए, हर जगह से बेनिफिट्स वहाँ से भी आना शुरू हो गई। पता चला ऐसे भी थे जो 3-3 पेंशन ले रहे थे। तो हुकूमत ने कहा कि ये खत्म होना चाहिए कि जो 2-3 साल पहले जो 200-300 बिलियन का जो पेंशन का हमारा बजट था वो 800 बिलियन तक पहुंचा। हमने कोई फंड भी तो नहीं बनाया पेंशन के, हम तो बजट में से निकाल। अब ये फैसला किया गया इस दफा कि फंड बनाया जाएगा और जो सैलरी जो नए हायर होंगे उनमें से उनका जो परसेंटेज कुछ कटता जाएगा, और जब वो रिटायर होंगे तो उस फंड में से उनको जो है वो पे कर दिया जाएगा। मीनवाइल जो पैसे हैं वो मीनवाइल वो इन्वेस्ट हो जाएंगे, तो उसमें से भी हुकूमत को रेवेन्यू आता रहेगा, इंटरेस्ट है और दूसरी चीज़। अच्छा, हमारे पास वक्त बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप दोनों मेहमानों का, और हम इस पर मजीद आगे भी बात करेंगे, क्योंकि हम ज़ाहिर है ये बजट के असरात तो हम पर आते रहेंगे और जैसे जैसे असर आएगा। ईद मनाएं, अभी हम कुछ रख रहे हैं कसर बाकी, आप लोग ईद मनाएं, कुर्बानी शुरबानी करें, गोश्त टिक्के खा लें, उसके बाद वापस आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, रेगुलर शोज़ में आपका मुकाबला करेंगे हम सब मिलकर महंगाई का, तो उसमें फिर डिस्कशन करेंगे कि भाई अब हो क्या रहा है हमारे मुल्क के साथ और हम सब के साथ। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे पाकिस्तान।